नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हम फिर लेकर आ गए हैं क्लास 12th हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं वो भी एक ही वीडियो में। आज की वीडियो में हम संपूर्ण हिंदी का खात्मा करने वाले हैं और वो टॉपिक मैं लेकर आया हूं जो हर साल पूछे जाते हैं। और हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक के अंदर जितना पूछा जाता है उतना ही आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं और सभी को बारीकी से बिना देरी किए हुए समझते हुए चलेंगे। और जितने आज मैं टॉपिक आपको बताऊंगा अगर आप उतने तैयार कर लीजिए तो समझ लीजिए आपकी पूरी तैयारी हो गई। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण है। बस इतना ही आप तैयार करो, आप कल जाकर हिंदी का पेपर रजिस्ट्री छाप के आ जाओगे। तो चलिए कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 50 MCQ। 50 MCQ वो भी हर साल पूछे जाने वाले। फिर हर साल पूछे जाने वाले गद्यांश और पद्यांश। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, 2 गद्यांश और 3 पद्यांश आपको बताऊंगा, इतने में से ही फंस जाएगा। फिर हर साल पूछे जाने वाले 4 जो 2 लेखक और 2 कवि के साहित्यिक जीवन परिचय। 2 कहानी आपको बताऊंगा संस्कृत खंड में, 2 आपको पद्यांश गद्यांश पढ़ने हैं और 3 श्लोक पढ़ने हैं। 3 श्लोक वो जो हर साल पूछे जाते हैं किसी न किसी सेट में, तो उनको हम तैयार करेंगे। और 50 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, 25 पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रस छंद और अलंकार, पत्र लेखन, निबंध, सब कुछ आपका इसी वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो दिक्कत कुछ नहीं है, बस आपको लास्ट तक वीडियो को देखते हुए चलना है। सभी की प्रॉपर तरीके की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। शाम को PDF देख लेना, अभी ये वीडियो आप कंप्लीट कर लीजिए, 1 शॉट में ही कंप्लीट करेंगे। और 90+ की गारंटी है। अगर आप यहाँ से सब कुछ तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका इतने ही टॉपिक तैयार करने के बाद 90+ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं 50 मोस्ट MCQ क्वेश्चन। सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक हैं। देखिए यहाँ पर मैं बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, जो सही है ऑप्शन और यहाँ पर मैंने कोष्टक में उसको कर रखा है, बस उसी को पढ़ते हुए चलेंगे। आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है जी? विष्णु प्रभाकर। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रानंदन पंत को कौन सी इनकी रचना थी उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा पर। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। और इंदुमती क्या है? प्रथम कहानी है। अगर आपको प्रथम कहानी पूछता है तो कौन सा हो जाएगा? इंदुमती। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ या तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943 में पहला तार सप्तक प्रकाशित हुआ था और 1951 ईस्वी में दूसरा और 1959 ईस्वी में तीसरा। हिंदी के प्रथम कवि हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपा। श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ। श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार गोस्वामी विट्ठलनाथ। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा। नासकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र। नासकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के लेखक अगर पूछ लेता है तो क्या लिखेंगे? लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। इसकी एडिटेड PDF अभी जैसे ही आप वीडियो कंप्लीट करेंगे उसके बाद में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लास्ट में मैं बता दूंगा कहाँ से सभी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सभी टॉपिकों की आपको PDF मिल जाएगी। अगला है हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? हिंदी का प्रथम नाटक कौन या हिंदी का प्रथम नाटक है? हिंदी का प्रथम नाटक नहुस। क्या भूलें क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा। फणीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है? तो कहानी पर आधारित है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचरण की सभ्यता जो रचना है उसके निबंधकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। यानी आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह। बादल को घिरते देखा है किसकी रचना है? बादल को घिरते देखा है किसकी रचना है? नागार्जुन। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। विचार और वितर्क के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। वही ऑप्शन अभी मैं इतना फास्ट इसलिए लेकर चल रहा हूँ ताकि
सभी टॉपिक जो है हमारे कम ही समय में कंप्लीट हो सकें। तो आपको बस तैयार करते हुए चलना है, पीडीएफ से एक बार अपने आप से भी पढ़ लेना है। अगला है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? अज्ञेय जी। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। अगला जो प्रश्न है, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक जयनंद कुमार। लहर के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी पर। किस पर मिला था जी? उर्वशी पर। तीसरा सप्तक का प्रकाशन किया गया था 1959 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है त्रिपथगा। कौन सी काव्य कृति है? त्रिपथगा। अग्नि की उड़ान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हरी घास पर क्षणभर कृत के लेखक हैं अज्ञेय जी। हरी घास पर क्षणभर कृत के लेखक हैं अज्ञेय जी। मास्को अभी दूर, यहाँ भी दूर है, मास्को अभी दूर के रचयिता कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा मेरी असफलताएं। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है? मेरी असफलताएं। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी नई चाल में ढली किस लेखक का कथन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला जो प्रश्न है, प्रिय प्रवास के रचयिता हरियोध। कौन है? हरियोध। अजातशत्रु किस विधा की रचना है? नाटक। बिहारी लाल की रचनाओं का छंद है दोहा। बिहारी लाल की जो रचनाएं हैं उनका छंद क्या है? दोहा। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध क्या है? यानी निबंध कौन सा है? कविता क्या है? ये जो निबंध है कविता क्या है? ये रामचंद्र द्वारा लिखा गया निबंध है। आंसू रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद। आंसू रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी। चंद्रकांता संतत किस विधा की रचना है? तो वो है उपन्यास। चंद्रकांता संतत किस विधा की रचना है? वो है उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा के बाणभट्ट संपादक थे, यहाँ आत्मकथा बोल दिया। बाणभट्ट बालकृष्ण भट्ट संपादक थे हिंदी प्रदीप के। किसके संपादक थे? हिंदी प्रदीप के। छायावाद की प्रमुख विशेषता है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ये छायावाद की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई का निबंध है। हरिशंकर परसाई का निबंध क्या है? तब की बात और थी। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? ब्राह्मण। अशोक के फूल किस विधा की रचना है? तो अशोक के फूल, यहाँ पर विधा पूछा है तो विधा आपका निबंध हो जाएगा, और यहाँ पर गलती से टाइप हो गए हैं लेखक, तो आप यहाँ पर लेखक अगर पूछेगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लेखक हैं, और यहाँ क्वेश्चन में पूछा है विधा, तो विधा कौन सी है? निबंध। तो उम्मीद करता हूँ दोनों चीज़ें आपको तैयार हो गई होंगी। अशोक के फूल निबंध है और किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ये आपका जो आपका ये चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अशोक के फूल। यहाँ से गद्यांश पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? 4 सप्तक प्रकाशित हुए। अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? 4 सप्तक प्रकाशित हुए। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 50 MCQ। इनको आपको प्रॉपर तरीके से तैयार जरूर कर लेना है। अगर आप तैयार कर लेंगे तो समझ लीजिए यहाँ से आपके 10 अंक पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 10 अंकों के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने वहीं ले रखे हैं जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप 50 तैयार कर लेंगे तो समझ लीजिए आपके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ से 8-9 क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको तैयार कर लेंगे। अब चलिए समझ लेते हैं अगला जो टॉपिक था, गद्यांश और पद्यांश। तो गद्यांश पद्यांश के लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने गद्यांश वहीं ले रखे हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। 2 गद्यांश बताऊँगा, अगर आप 2 तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए एक इसमें से फंसना ही फंसना है। तो यहाँ पर पहला जो गद्यांश लिखा है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। यह अनंत काल से है जिसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवत हो सकेगी।
यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। अब यहाँ पर ये आपको पहले काम क्या करना होता, लिखा है पहला क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि ये गद्यांश कौन से पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन हैं। जहाँ पर भी आपको दिख जाए, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है भूमि का निर्माण, भूमि वर्ड दिख जाए, राष्ट्रीयता दिख जाए और पृथ्वी दिख जाए, तो आप समझ जाना ये किससे लिया गया है। वो राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा जो लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध है उससे लिया गया है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये की पॉइंट हैं जो हाईलाइट मैंने कर रखे हैं। अगर ये आपको दिखते हैं किसी भी गद्यांश में तो समझ जाना ये गद्यांश कहाँ से है। ये राष्ट्र का स्वरूप निबंध से है। और राष्ट्र का स्वरूप ये कहाँ से उठकर आया है, ये उठकर आया है पृथ्वीपुत्र का। पृथ्वीपुत्र एक बड़ा निबंध है, उसी में से छोटा सा एक टॉपिक मान के चलो जैसे कट करके लिखा हुआ है। तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध से लिया गया है। अब इसके लेखक, अगर यहाँ पर उपर्युक्त गद्यांश का नाम शीर्षक पूछ लिया तो राष्ट्र का स्वरूप हो गया। लेखक का नाम आप लिखेंगे, लेखक का नाम क्या हो जाएगा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब यहाँ पर लिखा है राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है जिसके भौतिक सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना, यही हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भौतिक रूप, सौंदर्य और यहाँ पर लिखा है समृद्धि के प्रति सचेत होना, यही आवश्यक कर्तव्य है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, लेखक ने किस प्रकार की राष्ट्रीयता को निर्मूल कहा है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। यहाँ पर लिखा है जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। अगला है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो यहाँ पर लिखा है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी है। आपको अलग से कुछ माथापाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे उसी के आंसर आपको इसी जो है गद्यांश में ढूंढने हैं। सब कुछ आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे सब कुछ मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या थोड़ी बड़ी है इसलिए मैंने उसको लिख रखा है ताकि वीडियो लंबा ना हो। सभी के आपके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये देखिए, ये सब यहाँ पर इसकी PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। जो मैंने समझाया है वहीं यहाँ पर मैंने लिख रखा है। उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप तथा इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ये मैंने इसका संदर्भ वगैरह लिख दिया, यानी जो पूछा था उसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहीं से आप संदर्भ भी इसको बोल सकते हैं। और अगला है राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य एवं समृद्धि के प्रति सचेत होना है। ये सब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आंसर लिख रखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये रेखांकित अंश की व्याख्या है और ये जो आपका गद्यांश से बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बारीकी से तैयार करते हुए चलेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ माथापाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पढ़ेंगे ध्यान से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगला आप देख लेते हैं, अगला जो हमारा महत्वपूर्ण जो गद्यांश है उसके बारे में। अगला जो गद्यांश है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिखा है मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा, कहीं कुछ भी तो नहीं बदला, बदली है तो मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह ना बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावयिक धावक चल निकलता तो बहुत तो बड़ा बुरा होता है। अब यहाँ पर कैसे आप पहचानेंगे कौन से पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर अशोक आपको दिख जाए, मगर उदास दिख जाए तो आप समझ जाना ये अशोक का जो फूल है, अशोक का फूल उस पाठ से लिया गया है, अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक का फूल नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यहाँ पर लिखा है पंडिताई किस प्रकार का बोझ है। पंडिताई यानी ज्ञान किस प्रकार से बोझ हो जाता है। ज्ञान जब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है पंडिताई किस प्रकार का बोझ है। जब पंडिताई यानी ज्ञान किस प्रकार से बोझ हो जाता है। जब आप ज्ञान का अहंकार करने लगे तो समझ लीजिए ज्ञान आप पर बोझ बन गया है। तो ये बोझ आपको हटाना चाहिए, यानी अहंकार को हटाना चाहिए, ज्ञान को नहीं। प्रस्तुत गद्यांश में किसकी विवेचना की गई है।
बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। यहाँ से आप देखेंगे मनुष्य की मनोवृत्ति बदलने की विवेचना की गई है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किसकी मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहे हैं? तो किसकी मनोवृत्ति बदलने की? मनुष्य की मनोवृत्ति। एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं इतना फास्ट इसलिए करा रहा हूँ कि कम जो है समय में सब कुछ आपको करा दिया जाए, और वैसे भी इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। पहले आपको पढ़ लेना है एक बार ध्यान से, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आपको संदर्भ देखिए, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ये यहाँ पर जो लिखा है कि इसका उपर्युक्त जो गद्यांश है इसका संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ आपको याद करना पड़ेगा। पहचानने के लिए मैं की पॉइंट बता दिया हूँ। अगर अशोक दिख गया, मगर उदास दिख गया, और बदल मनुष्य वगैरह, बदली मनुष्य की ये सब अगर दिख गया तो समझ जाना ये किसका है। ये अशोक का फूल नामक निबंध, जो अशोक का फूल पाठ है उससे लिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप पहचान लेंगे। अब चलिए देख लेते हैं। अब इसके आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, उसके लिए टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सब कुछ मैंने कर रखा है। आप इसकी जैसे PDF डाउनलोड करेंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या भी यहाँ पर हो रखी है, तो आप इसको एक बार डाउनलोड करना और तैयार ज़रूर कर लेना। अब चलिए हम देख लेते हैं जो हमारे महत्वपूर्ण पद्यांश हैं उनके बारे में। लेकिन उससे पहले एक और जो हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है उसको भी समझ लेते हैं। ये भी ज़्यादातर पूछा जाता है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कर है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सजता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो यहाँ पर भी देखिए अशोक आया है, कहाँ, ये देखिए अशोक आया है यहाँ पर भी, और दुनिया बड़ी भुलक्कड़ ये एक नया शब्द है। अगर दुनिया बड़ी भुलक्कड़ ये आ जाए, अशोक आ जाए, तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, अशोक के फूल। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो यहाँ पर आप नीचे यहाँ पर जैसे लिखा हुआ पाठ उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप ध्यान से जब पहचानेंगे, की पॉइंट में बता रहा हूँ, अशोक दिख जाए तो अशोक का फूल, भुलक्कड़, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ ये भी दिख जाए तो अशोक के फूल से ही लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या यानी यहाँ पर जो किया गया है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वाद सजता है। लेखक कहता है कि जो दुनिया है, दुनिया का जो व्यवहार है वो ऐसा व्यवहार है कि दुनिया सिर्फ उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वाद सजता है, जितने से उसका काम सिद्ध हो जाता है। आपको भी लोग तभी याद रखते हैं जब आपसे कोई काम हो, वरना आपको भी भूलकर आगे बढ़ जाएंगे। तो वहीं यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। अगला है, शोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है? तो भूल कौन रहा है? मनुष्य को, दुनिया को। ठीक है, दुनिया को भूलने का आधार माना गया है, या आप मनुष्य को भी बोल सकते हैं। विस्मृत करने का, भुलाने का आधार किसको माना गया है? यहाँ पर इसके भी आंसर सब कुछ मैंने लिख रखे हैं, उसके लिए टेंशन लेने की लिए ज़रूरत नहीं है। लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है? लेखक ने किस तरीके का व्यवहार बताया है? यहाँ पर लेखक ने स्वार्थ का। ठीक है, दुनिया बड़ी स्वार्थी है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ, यानी स्वार्थ का व्यवहार, एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार है? स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? तो सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो ये इसके आंसर यहाँ पर मैंने बारीकी से लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। प्रॉपर तरीके की आपको PDF मिलेगी, सब कुछ आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। आज रात को लगभग 10, 11, 12 बजे तक, क्योंकि आपका 2 बजे से पेपर है और आप पेपर देने के लिए सब जल्दी जाएंगे। जल्दी इसलिए जाएंगे ताकि आप पता चले आप आधा घंटा पहले निकल रहे हैं। आपको जैसे, मैं तो नहीं चाहता हूं, अगर क्योंकि प्रकृति है भाई, कुछ भी हो सकता है। आप सही से चल रहे हैं तो दूसरा सही से नहीं चल रहा है, इसलिए आराम से पहले जाएंगे, वो भी आराम से जाएंगे। पहुंच जाएंगे सेंटर पर आधा घंटा पहले, वहां आराम से बैठेंगे। कोई काम नहीं है तो अपना याद करेंगे, जो कुछ भी याद करना है। मोबाइल ले जाएंगे, साथ में दूसरे को भी ले जाना है ताकि उसको मोबाइल हम दे सकें। तो ये आप सब तैयार करते रहेंगे। यहाँ पर मैंने PDF में भी सब कुछ लिख रखा है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। यहाँ पर सभी क्वेश्चनों के आंसर हैं। तो ये थे 3 गद्यांश और इनको तीनों गद्यांशों को तैयार कर लेना है। अब चलिए पद्यांश के बारे में समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो पद्यांश है और उससे आधारित जो प्रश्न है यहाँ पर लिखे हुए हैं। पद्यांश जो लिखा है वो क्या है? लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने न देना विकृत वासना, तो न तू सुंदरी को जो थोड़ी भी श्रमित, वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की ग्लानताएं मिटाना। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो
पद्यांश आपको दिख रहा है, अगर आपको जहाँ पर भी लज्जाशील पथिक महिला दिख जाए, लज्जाशील पथिक महिला दिख जाए, श्रमित दिख जाए, सुंदरी दिख जाए, तो आप विकृत वासना, ये सब क्या है की पॉइंट हैं। कृषक ललना दिख जाए, कृषक ललना दिख जाए, भूतांगना दिख जाए, तो आप समझ जाना ये किससे लिया गया है। ये जो पद्यांश में यानी खंड काव्य खंड में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है पवन दूतिका, तो पवन दूतिका से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है, यहाँ पर केवी लिखा हुआ है, यहाँ पर कवि कौन है इसके, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोधी। इसके कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोधी। तो जिस पे मैंने गोला कर रखा है ये की पॉइंट हैं, ये एक बार आप तैयार कर लेंगे कि अगर ये दिखे मेरे को तो आप समझ जाएंगे कि ये किससे लिया गया है, ये पवन दूतिका से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोधी। तो यहाँ से जो पद्यांश जो संदर्भ लिखने के नंबर होते हैं वो आपको एज इट इज मिल जाएंगे, और मैंने बता भी दिया है और इसके क्वेश्चन के आंसर भी लिख रखे हैं। राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है, तो राधा यहाँ पर कह रही है जो कहीं लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, मतलब पवन दूतिका से राधा कह रही हैं कि जब भी आप मथुरा जाओगी तो आपको कई सारे जो है वो दिखेंगी, गोपियाँ दिखेंगी या महिलाएं दिखेंगी, तो जो लज्जाशील यानी और कृषक ललना यानी किसान की पत्नी वगैरह दिखे तो उसके वस्त्र मत उड़ाना, क्योंकि हवा तेज़ चलती है तो वस्त्र उड़ जाते हैं। तो पवन से कह रही है तुम तेज़ी से मत जाना, तुम चंचल हो। यहाँ पर लिखा है अपनी चंचल, इसमें इसका आंसर भी लिखा है चंचलता वगैरह नहीं दिखाना है। अगर आप उड़ाओगी, अगर दिख रहा है वो थकी है तो थोड़ा सा क्या करना, धीरे धीरे से जाना। जब भी आप धूप में काम करते हैं और ठंडी ठंडी हल्की हल्की सी हवा चलती है तो कितना आनंद आता है, उसी तरीके से बता रही आप तुम भी जाना और उसकी जो थकावट है उसे दूर करना। होठों और कमल जो मुख है उस पर जो गलाना है, यानी जो ऐसा थका हुआ उतरा हुआ चेहरा दिख रहा है उसको जो है थोड़ा बहुत हंसमुख बना देना। तो यही यहाँ पर इससे कहती है। रेखांकित अंश का भावार्थ निकालना है। भावार्थ आप अपने हिसाब से भी निकाल सकते हैं। देखिए हर किसी का एक जैसा नहीं होता यहाँ पर, इसीलिए भावार्थ लिखा है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर भाव क्या निकल रहा है, अर्थ क्या निकल रहा है वो निकालेंगे। राधा कृषक ललना की थकावट दूर करने के लिए पवन से क्या कहती है, कृषक ललना की थकावट दूर करने के लिए धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। पहले क्या कह रहे हैं, खेत में अगर दिखाई दे धीरे धीरे जाना उसके पास, उसकी थोड़ा हवा जब लगेगी तो उसकी क्लांताएँ मिट जाएंगी। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, अगर कोई जलद यानी बादल, व्योम यानी आकाश में जा रहा हो तो उसे लाना। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, छाया जो लाना उसकी बादल की छाया उसके ऊपर कर देना ताकि धूप से जो तपती है तो उसको सुखित कर देना। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है। व्योम का अर्थ क्या है, यहाँ पर पूछा है व्योम कृषक ललना, भूतांगना का अर्थ क्या है। व्योम का अर्थ है आकाश, आसमान आप लिख सकते हैं। कृषक ललना का किसान की पत्नी हो गया। भूतांगना क्या होता है, स्त्री होती है। तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाना वाला है और इसके यहाँ पर मैंने आंसर भी लिख रखे हैं, क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके लिए दिक्कत कोई नहीं है, बस आप एक बार PDF डाउनलोड करना। और सब कुछ मैं बताते हुए तो चल ही रहा हूँ, पहले आपको पढ़ना है। पहले आप गद्यांश पद्यांश जो दिया गया है उसको पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसी में से आंसर खोजने की कोशिश करेंगे, किस में से, जो गद्यांश और पद्यांश दिया गया है उसी में से। तो यहाँ पर मैंने सभी के क्वेश्चन आंसर लिख रखे हैं, बिल्कुल एडिटेड PDF आपको मिल जाएगी। जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये सब हटा होगा, बिल्कुल क्लियर PDF आपको मिलेगी, उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलिए देखते हैं अगला जो हमारा महत्वपूर्ण जो पद्यांश है उसके बारे में। तो अगला यहाँ पर पद्यांश लिखा है, कहते आते थे यहीं अभी नरदेही माता व यहाँ पर हो गया माता ना कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो आज हाय यह बाधा। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो आपको पंक्तियाँ दिख रही हैं ये कौन से पाठ से ली गई हैं, कौन सी कविता से ली गई हैं, कहाँ से पंक्तियाँ उद्धृत हैं, तो ये आप कैसे लिखेंगे। जहाँ पर भी आपको माता ना कुमाता दिख जाए, यहाँ पर वाह है तो यहाँ पर समझ लीजिए माता ना कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही, पुत्र, और यहाँ पर जैसे लिखा है मृदुल गात्र, परमार्थ, ये सब अगर आपको दिख जाए तो समझ जाना ये केकई का अनुताप, जिसके लेखक कौन है, जिसके कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं।
उनके द्वारा लिखा गया जो कैकेयी का अनुताप है उससे उद्धृत है यानी लिया गया है। तो इसका शीर्षक किस तरीके से लिखेंगे, पाठ के शीर्षक एवं रचयिता का नाम का उल्लेख कीजिए। तो पाठ का शीर्षक कैकेयी का अनुताप हो जाएगा, क्योंकि कैकेयी के अनुताप में ही माता न कुमाता, मृदुल गात्र ये सब दिख रहा है। कैकेयी जो है वो इस वक्त कह रही हैं, कहते आते थे यहीं अभी नरदेही, माता न कुपाता कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, ये सब कहते हुए अभी कैकेयी कह रही हैं। तो कैकेयी का अनुताप हो जाएगा। इसके रचनाकार कवि जो है वो कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है सभी। और अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कैकेयी को अभागिन रानी क्यों कहा गया है। कैकेयी को अभागिन रानी क्यों कहा गया है। कैकेयी ने अपना स्वार्थ साधने के लिए भगवान राम को वन भेज दिया। स्वार्थ के कारण युगों युगों तक माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले हों वाली कहावत चरितार्थ रहेगी, इसलिए कैकेयी को अभागिन रानी कहा गया है। अगला जो यहाँ पर लिखा है, इस पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का उल्लेख किया है। इस काव्य में भरत की माँ कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करती हुई अपने को धिक्कारती हैं, ये प्रसंग है। इसका क्या है, इस काव्य में जो दिया गया था इसमें कौन सा प्रसंग का उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो भरत की माँ कैकेयी हैं वो अपने जो है किए यानी वनवास भेज देती हैं राम को, तो वहीं जो किया धरा है उस पर धिक्कारते हैं, पश्चाताप करते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पर जो रेखांकित अंश आपको दिख रहा है यहाँ पर दिया गया है। चलिए एक बार इसको क्लियर कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे। यहाँ पर जिसके लाइनें नीचे लाइनें खींची है ये रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो इसकी यहाँ पर व्याख्या हमने कर रखी है। यहाँ पर देखिए, हे पुत्र अभी तक, हे पुत्र राम, अभी तक लोग कहावत के रूप में यही कहते आए हैं कि पुत्र माता के प्रति चाहे कितने ही अपराध कर ले, किंतु माता कभी भी उस पुत्र पर क्रोध नहीं करती और ना ही वह क्रोध में आकर या भरकर पुत्र का कोई अहित करती है। यानी पुत्र जो है माता के प्रति कितना ही व्यवहार गलत कर ले, मारे पीटे कुछ भी कहे, लेकिन माता जो होती है, तो माता आप समझते हैं माँ तो माँ होती है, अगर कुछ भी कहा तो वो सहन करती है। लेकिन फिर भी इतना सहन करने के बाद वो ऐसा कुछ नहीं करती जो पुत्र के हित में ना हो, अहित कुछ भी नहीं करती है। नरदेही तथा गात्र जो शब्द है इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। नरदेही का अर्थ है लोग यानी प्रजाजन, और गात्र का अर्थ है शरीर। तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, तो इनको आप बारीकी से तैयार कर लेंगे। इतने ही आपको तैयार करने हैं गद्यांश और पद्यांश में। 3 गद्यांश और 2 पद्यांश आपको तैयार करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इनको तैयार कर लेंगे। अभी बहुत टाइम है, ऐसा मत सोचिएगा टाइम ये मत सोचिएगा कि अभी बहुत टाइम है तो मैं कल तैयार कर या थोड़ी देर बाद तैयार कर लूँ। अभी आपको मिला तो अभी आप डाउनलोड कीजिए PDF और अभी लिखना चालू कीजिए, रटना चालू कीजिए, समझना चालू कर दीजिए। तो चलिए अब हम जो हमारा अगला टॉपिक था कहानी, उसको समझ लेते हैं। उसके पहले आपको लेखक का साहित्यिक परिचय समझना है, कवि का, उसको समझते हैं। लेखक के साहित्यिक परिचय में सिर्फ 2 लोगों का आपको साहित्यिक परिचय तैयार करना है। पहले हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और दूसरे हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में आप क्या डालेंगे, जन्म इनका कब हुआ था, सन 1904 ईस्वी में। स्थान डाल देंगे खेड़ा मेरठ उत्तर प्रदेश, ये इसको साइड में कर देंगे, ये आपको नहीं डालना है। और ये जो संक्षिप्त परिचय है ये बिल्कुल बीचों बीच में आपको डालना है। और वो भी संक्षिप्त परिचय तब डालना है जब आपके पास लगे कि अभी टाइम है, मैं कर सकता हूँ, या आप तेज लिखने वाले हैं तो आप संक्षिप्त परिचय डालेंगे। संक्षिप्त परिचय से होता ये है कि एग्जामिनर यहीं से देखकर नंबर दे देता है। फिर स्थान वगैरह, जन्म स्थान, पिता माता, शिक्षा, मृत्यु और प्रमुख रचनाएं यहाँ पर एक आध डाल देंगे। पिता इनके कौन है, विश्व अग्रवाल, और माता कौन, सीता देवी अग्रवाल। ये किताब में मेंशन नहीं है, अलग से मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो यहाँ पर अगर आप ये मेंशन नहीं करना चाहें तो आप यहाँ पर प्रमुख रचनाएं जरूर इनकी मेंशन कर देना। शिक्षा इनकी MA PhD और मृत्यु सन 1967 ईस्वी में। तो ये संक्षिप्त परिचय जैसे आप डालेंगे उसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। तो यहाँ पर हेडिंग मैंने डाल रखा है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय किस तरीके से आप लिखेंगे, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, जिसके कारण इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। यहीं से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। काशी विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें कालीन भारत
शोध जो प्रबंध था उस पर पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें पाणिनिकालीन शोध प्रबंध पर पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। यहीं से इन्हें डीलिट की उपाधि भी प्राप्त हुई। इन्होंने पाली संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृत का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान बने। तो किस प्रकार से आपको लिखना है, इतना जल्दी मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन चलिए अब समझ लेते हैं। सबसे पहले आप जन्म डालेंगे। जन्म कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है और उसका जो गांव है खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता जो थे वो लखनऊ में रहते थे। अब जिसके माता पिता लखनऊ में रहते होंगे उसका बाल्यकाल तो लखनऊ में ही व्यतीत होगा। भाई आपके माता पिता मान के चलो अमेरिका में रह रहे हैं, तो आपका बाल्यकाल, आपका बचपना कहाँ ही यहाँ इंडिया में थोड़ी व्यतीत होगा। तो इसलिए लखनऊ में रहते थे, इनका बाल्यकाल कहाँ हुआ? लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ से प्राप्त हुई? लखनऊ से ही। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, आप जहाँ पैदा हुए छोटे हैं तो वहीं से आपकी प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त होती है। ऐसा नहीं छोटे हैं तुरंत आपको भेज दिया कहीं दूर 1000-2000 किलोमीटर, वहाँ इतनी दूर से पढ़ो जाकर। इतनी दूर कोई भी छोटे पर नहीं जाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा यानी शुरुआती जो शिक्षा है 1 से स्टार्ट होती है, नर्सरी केजी वगैरह, ये आप समझ सकते हैं। काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा की। यानी जब इन्होंने एमए की परीक्षा की तो वो कहाँ से की थी? काशी विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें पाणिनिकालीन शोध प्रबंध पर पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया और लखनऊ विश्वविद्यालय से ही इन्हें डीलिट की उपाधि भी प्राप्त हुई। इन्होंने पाली संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृत का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान बने। और इसी प्रकार हिंदी माता की सेवा करते हुए इस महान विभूति का सन 1967 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। तो ये आप डालेंगे जीवन परिचय में, उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे एक लाइन छोड़ के। या तो इधर से लिखना चालू नहीं करेंगे इस तरीके से अगर डालेंगे, या तो अगर यहीं सामने से लिखना चालू करते हैं तो आप एक लाइन छोड़ देंगे। साहित्यिक परिचय डालेंगे। डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ पुरातत्व संग्रहालयों के निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक तथा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। कुछ समय तक काशी विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। कुछ समय तक इन्होंने कहाँ कार्य किया था? काशी विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। डॉक्टर अग्रवाल अनुसंधाता, निबंधकार तथा संपादक के रूप में प्रतिष्ठित रहे। तो ये इतना ही आप डालेंगे साहित्यिक परिचय में। साहित्यिक परिचय इनका ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और इतना सफिशिएंट है नंबर लेने के लिए। ये कहा सबसे पहले डालेंगे डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ पुरातत्व संग्रहालय के निरीक्षक यानी जांच करता थे, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक थे, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष थे और कुछ समय तक काशी विश्वविद्यालय में काशी विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष पद पर इन्होंने कार्य किया। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया, यानी पुरातत्व में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। डॉक्टर अग्रवाल अनुसंधाता, निबंधकार तथा संपादक के रूप में प्रतिष्ठित रहे। तो ये हो गया उनका जो साहित्यिक परिचय है डॉक्टर अग्रवाल का। अब चलिए समझ लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं। तो प्रमुख रचनाओं के लिए भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लिख रखा है प्रमुख रचनाएं। अब आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना कि जब भी आप प्रमुख रचनाएं डालेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे कि ये नाटक अलग कर दिए, इनके उपन्यास अलग कर दिए, कहानी अलग कर दी। ये आपको नहीं करना है। जितनी आपको याद है, और यहाँ पर कम से कम आपको लिखनी है 7-8 रचनाएं ज़रूर लिखनी है। 5 के प्लस तो रचनाएं लिखनी ही लिखनी है, क्योंकि 2 नंबर रचनाओं के भी मिलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कला और संस्कृत, अल्पवृक्ष, पाणिनिकालीन भारत, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, माता भूमि, वागधारा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं होंगी। तो इतना भाषा शैली वगैरह आप नहीं डालेंगे तो भी काम चलेगा। तो यहाँ इतना आपको ज़रूर लिखना है किसी भी लेखक के साहित्यिक परिचय में। यानी सबसे पहले संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त परिचय के बाद में आप डालेंगे जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर प्रमुख रचनाएं, फिर यहीं पर आप समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय, वो हमने समझ लिया। अब चलिए समझते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय। अगला जो हमारा जो लेखक हैं उनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं के भी जब आप लिखना चालू करेंगे सबसे पहले आप क्या डालेंगे? संक्षिप्त परिचय। और ये जो चित्र है देखने के लिए है, इसको बनाने कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप सभी जानते हैं बनाया चित्र वगैरह नहीं बनाया जाता है। अगर बनाने लग भी जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर संक्षिप्त परिचय में क्या डालेंगे? जन्म डाल देंगे, स्थान, माता पिता, उपाधि, प्रमुख रचना है। उपाधि यानी इन्हें क्या क्या उपाधि मिली, जैसे इन्हें पद्म भूषण मिला था, डीलिट मिली थी,
और भी जैसे मृत्यु इनकी डाल देंगे, कब मृत्यु हुई थी, सन 1979 ईस्वी में। तो जन्म डालेंगे सन 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। स्थान दुबे का छपरा बलिया जिला था, उत्तर प्रदेश। माता श्रीमती ज्योतिषमती देवी थी, इनकी माता का नाम क्या था, श्रीमती ज्योतिषमती देवी। और पिता श्री अनमोल द्विवेदी, उपाधि डी.लिट पद्म भूषण। प्रमुख रचनाएं कालिदास, कबीर, कोटज। प्रमुख रचनाएं आपको संक्षिप्त परिचय में जरूर डालनी है, साथ में मृत्यु वगैरह डाल देना है। मृत्यु कम सन 1979 ईस्वी में। इतना जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे संक्षिप्त परिचय में, उसके बाद आप डालेंगे यहाँ पर हेडिंग जीवन परिचय। जीवन परिचय आप हेडिंग डालने के बाद लिखना चालू करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। उनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। यहाँ वे 11 वर्ष तक भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि से विभूषित किया तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। तो चलिए समझ लेते हैं यहाँ पर मैंने जितना पढ़ा है। सबसे पहले क्या डालेंगे, जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम डाल देंगे अनमोल द्विवेदी था, माता का नाम डाल देंगे ज्योतिषमती देवी था। उनकी प्रतिभा का जो विशेष विकास हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, शांति निकेतन यानी विश्वविख्यात जो संस्था थी शांति निकेतन में हुआ था। यहाँ वे 11 वर्ष तक यानी शांति निकेतन में 11 वर्ष तक भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। और सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि से विभूषित किया। जो डी.लिट की उपाधि इन्हें मिली थी वो कहाँ से मिली थी, लखनऊ विश्वविद्यालय से मिली थी। कब मिली थी, सन 1949 ईस्वी में। तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। तो ये इनका हो गया जीवन परिचय। जैसे ही आप इनका जीवन परिचय कंप्लीट करेंगे उसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आपको क्या क्या लिखना है चलिए समझ लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काशी विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। आचार्य हजारी प्रसाद जो द्विवेदी थे वो काशी विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे और उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। तत्पश्चात हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, इतिहास लेखक, अन्वेषक, संपादक और भी अनेक प्रकार से हिंदी माता की सेवा करते रहे। आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे वो उत्तर प्रदेश सरकार की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी थे वहाँ के अध्यक्ष भी रहे। तत्पश्चात हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे, यानी वहाँ पर प्रयाग में हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ, वहाँ के सभापति भी रहे। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रख्यात यानी प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक, इतिहास लेखक, अन्वेषक, संपादक और भी अनेक प्रकार से हिंदी माता की सेवा करते रहे। इन्होंने विश्व भारती तथा अभिनव भारती ग्रंथमाला का कुशल संपादन किया और अनेक दायित्वों को निभाते हुए सन 1979 ईस्वी में इन्होंने प्राण त्याग दिए। तो यहीं आप इतना लिखेंगे इनके साहित्यिक परिचय में। फिर उसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर प्रमुख रचनाएं। सन 1979 ईस्वी में इन्होंने प्राण त्याग दिया। प्रमुख रचनाएं आप किस तरीके से लिखेंगे मैंने बता ही दिया है कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है कि नाटक अलग हो गया, कहानी अलग हो गई, निबंध अलग हो गए, उपन्यास अलग, ये कुछ भी नहीं करना। जितनी आपने याद की हैं वो कहानी की तरह इस तरीके से लिख देंगे। कहानी का मतलब ये नहीं कि कहानी बनाकर लिख दिए। तो इनकी प्रमुख रचनाएं विचार और वितर्क, अशोक के फूल, सूर साहित्य, कालिदास, कबीर, अनामदास का पोथा, कुटज और बाण भट्ट की आत्मकथा। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात ध्यान रखनी है, कम से कम आपको 6-7 से लगाकर 8-10 तक आप डाल सकते हैं, यानी 5 तो कभी डालनी ही नहीं, कम मत डालना, ज़्यादा ही डाल देना, ताकि आपको एग्जामिनर 2 नंबर दे सकें। क्योंकि 2 नंबर सिर्फ प्रमुख रचनाओं के मिल रहे हैं तो कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, आपको लगे कि हाँ आप लघु उत्तरीय कोई प्रश्न लिख रहे हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं जो अगले हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं उनके साहित्यिक जीवन परिचय। कवि में आपको किनका किनका याद रखना है। पहली जो कवित्री हमारी हो गई महादेवी वर्मा और उनके बाद में सुमित्रानंद पंत का। तो महादेवी वर्मा का सबसे पहले आप लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय यानी जन्म कब हुआ था, सन 1907 ईस्वी में, स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, माता श्रीमती हेमरानी देवी, पिता श्री गोविंद सहाय वर्मा और शिक्षा इन्होंने एमए की थी। रचनाएं इनकी निहार, नीरजा, रश्मि, यामा, दीपशिखा और भी कई सारी रचनाएं हैं। यहाँ पर उतनी ही डालना जितने आपके पेज में आ जाएं और एक ही लाइन में आ जाएं। ऐसा नहीं आपको याद तो बहुत ही हैं, सभी यहाँ पर नहीं डालने, क्योंकि कुछ रचनाएं आपको जब प्रमुख रचनाएं वहाँ पर साहित्यिक परिचय लिखने के बाद डालेंगे तो वहाँ आपको डालनी है। लास्ट में आपको डालना है यहाँ पर
मृत्यु इनकी कब हुई थी? सन 1987 ईस्वी में। अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये कब कौन सी तारीख वगैरह कुछ नहीं पड़ी है, ये मत डालिएगा, ये ध्यान नहीं रहती है। अगर याद नहीं रहेगी तो दिक्कत हो जाएगा, आपको यहीं सन डाल देना है, इससे ही आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये कहाँ जो संक्षिप्त परिचय है ये बिल्कुल बीचों बीच में डालना है यहाँ पर, और ये चित्र वगैरह यहाँ पर हट जाएगा। तो संक्षिप्त परिचय जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय किस तरीके से लिखना है? पीड़ा की अमर गायिका, इनको क्या कहते हैं? पीड़ा की अमर गायिका, आधुनिक युग की मीरा भी इन्हें कहा जाता है। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद साय वर्मा जो एक कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी देवी परम विदुषी धार्मिक महिला थीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। संस्कृत से एमए करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गईं। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। इनके पति श्री स्वरूप नारायण वर्मा एक डॉक्टर थे। अब यहाँ पर समझ लेते हैं क्या क्या लिखना है। यहाँ पर जो लिखा है पीड़ा की अमर गायिका, इन्हें क्या कहा जाता था? पीड़ा की अमर गायिका और आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता था, इसलिए हम लिख दिए पीड़ा की अमर गायिका, आधुनिक युग की मीरा। श्रीमती महादेवी वर्मा भी डाल सकते हैं, या महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ यानी पढ़े लिखे परिवार में हुआ था। कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में। वो भी दिन कौन सा था? होलिका दहन, यानी होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? गोविंद साय वर्मा था, और वो जो इनके पिता थे वो एक कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी देवी जो एक परम विदुषी धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। संस्कृत से एमए करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। आप सोचिए, संस्कृत से जिसने एमए कर लिया और प्रयाग विद्या महिला पीठ में प्रधानाचार्य हो गई। आजकल लोग तो कई सारी, और वो भी प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई बड़े कॉलेज में। अब सोचिए, यहाँ पर आजकल तो लोग कई सारी डिग्रियां लेकर एक साथ 10-10 डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, फिर भी प्रधानाचार्य क्या अध्यापक होने तक को तरस रहे हैं। और सोचिए वो ज़माना था जब एमए करने के बाद लोग प्रधानाचार्य हो जाते थे। महादेवी वर्मा भी संस्कृत से एमए करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई, प्रयाग यानी इलाहाबाद। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। इनके पति श्री स्वरूप नारायण वर्मा जो कि एक डॉक्टर थे। इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं था और सन 1987 ईस्वी में इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। इनका जो दाम्पत्य यानी विवाहिक जीवन जो था वो सफल नहीं था, और सन 1987 ईस्वी में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए या स्वर्गवास हो गया। अब इतना आप लिखेंगे जीवन परिचय में। उसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आपको लिखना है महादेवी वर्मा छायावादी युग के प्रसिद्ध 4 कवियों में से एक हैं। महादेवी जो वर्मा हैं वो छायावादी युग के प्रसिद्ध 4 कवियों में से एक हैं। उनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन किया। इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। भारत के राष्ट्रपति से पद्म भूषण और हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से शेक्सपियर तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्या डालेंगे आप साहित्यिक परिचय में? सबसे पहले डालेंगे महादेवी वर्मा छायावादी युग के प्रसिद्ध जो 4 कवि हैं उनमें से एक हैं। इनके जो काव्य हैं उनमें वेदना की प्रधानता है। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना की और वहां से साहित्यकारों का मार्गदर्शन किया। इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहे। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत यानी जो चुने जाते हैं वो उस तरीके की सदस्य भी रहीं। भारत के राष्ट्रपति से पद्म भूषण के पद और हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से शेक्सपियर तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ। और फिर उसके बाद में आप लिखेंगे महादेवी वर्मा को भारत भारती तथा यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो ये आप डालेंगे साहित्यिक परिचय में। साहित्यिक परिचय डालने के बाद आप हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में आपको क्या लिखना है? निहार, नीरजा, रश्मि, यामा, दीपशिखा, आधुनिक कवि, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। तो इतनी आपको डाल देनी है रचनाएं, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, एक बार में ही याद हो जाएंगी आप अगर ध्यान से पढ़ते हैं। निहार, नीरजा, रश्मि, यामा, दीपशिखा, आधुनिक कवि, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। तो इतना ही आपको डालना है महादेवी वर्मा के जीवन परिचय। और जीवन परिचय पूछे या साहित्यिक परिचय पूछता है, बात बराबर है। आपने साहित्यिक परिचय भी दे दिया है। जिस तरीके से मैं बताया हूँ अगर आप इस तरीके से लिख देते हैं, और थोड़ा ध्यान रखना है जैसे माता पिता वगैरह और कुछ जो इनको पुरस्कार मिले हैं उनको थोड़ा हाईलाइट कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं। तो ये जो महादेवी वर्मा का है इनका साहित्यिक परिचय
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लेंगे। और PDF इसकी मैं अभी जैसे ही वीडियो समाप्त करूंगा इसके बाद में टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑलरेडी वहां पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं और डाउनलोड करके तैयारी भी अच्छे से कर रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। अब चलिए हम देख लेते हैं अगले जो हमारे कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, उनका साहित्यिक जीवन परिचय। तो अगले जो हमारे कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, इनका साहित्यिक जीवन परिचय लिखने से पहले आप हेडिंग डालेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में आप वहीं जन्म स्थान, माता पिता, पालन पोषण इनका थोड़ा दूसरे के द्वारा हुआ था इसलिए पालन पोषण भी डाल देंगे। रचनाएं और जो है इनकी मृत्यु। इनका जन्म कब हुआ था? सन 1900 ईस्वी में हुआ था। कौसानी ग्राम था, अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड में हुआ था। पिता का नाम माता का नाम क्या था? श्रीमती सरस्वती देवी, और पिता का नाम श्री गंगादत्त पंत। पालन पोषण इनके जो हुआ था इनके बुआ के द्वारा हुआ था। रचनाएं वीड़ा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, पल्लवनी। प्रमुख रचनाओं में आपको 3-4 यहीं पर डालनी है, ज़्यादा आपको नहीं डालनी है। मृत्यु इनकी कब हुई थी? सन 1977 ईस्वी में। जैसे ही आप संक्षिप्त परिचय समाप्त करेंगे उसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में हमने अभी एक क्वेश्चन का पढ़ा था, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो वो है सुमित्रानंदन पंत। तो जीवन परिचय में हम शुरुआत में वो हेडिंग डाल देंगे प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। यानी जो सुमित्रानंदन पंत थे इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता था, इसलिए हमने शुरुआत में ही लिख दिया प्रकृति के सुकुमार कवि। श्री सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा जो जहाँ से जिला था वहीं से हुई। उनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। हिंदी माता की सेवा करते हुए हिंदी का यह अमर पुत्र सन 1977 ईस्वी में पंचतत्व में लीन हो गया। तो आपको जीवन परिचय किस तरीके से लिखना है? सबसे पहले प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? सन 1900 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था, ये डाल दिए। इनके पिता का नाम डाल दिए। इनके पिता का नाम क्या था? गंगादत्त पंत था तथा माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी था। शिक्षा डाल देंगे। शिक्षा क्या कहाँ पर हुई थी? अल्मोड़ा जिले में ही हुई। उनके बचपन का नाम डाल देंगे गोसाई दत्त पंत। इनका जो जीवन परिचय है ज़्यादा नहीं मिलता है इसलिए हमने ज़्यादा लिख भी नहीं रखा है। हिंदी माता की सेवा करते हुए लास्ट में डाल देंगे हिंदी माता की सेवा करते हुए हिंदी का यह अमर पुत्र सन 1977 ईस्वी में पंचतत्व में लीन हो गया। तो ये आप डाल देंगे जीवन परिचय में। जीवन परिचय जैसे ही समाप्त करेंगे उसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय किस तरीके से लिखना है चलिए समझते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की प्रथम कविता गिरजे का घंटा सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तत्पश्चात अश्वास एवं ग्रंथ के साथ 1927 ईस्वी में वीड़ा तथा 1928 ईस्वी में पल्लव नामक कविता संग्रह प्रकाशित हुए। इन्होंने रूपाभा नामक पत्रिका का संपादन कार्य भी संभाला। अरविंद घोष जी से मिलने के बाद पंत जी उनके दर्शन से बहुत प्रभावित हुए और अपनी रचनाओं में अरविंद जी के दर्शन को पिरोया। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर इन्हें सोवियत पुरस्कार तथा जो इनकी रचना थी चिदम्बरा, यहाँ पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो आप किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले आप डालेंगे सुमित्रानंदन पंत की प्रथम कविता गिरजे का घंटा जो है वो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तत्पश्चात अच्छवास एवं ग्रंथ के साथ 1927 ईस्वी में वीड़ा, 1928 ईस्वी में पल्लव और पल्लव नामक जो कविता संग्रह थे वो प्रकाशित हुए। पहले इनकी जो कविता थी गिरजे का घंटा वो प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1916 ईस्वी में। तत्पश्चात यानी उसी के पश्चात अच्छवास और ग्रंथ, और इसी के साथ साथ 1927 ईस्वी में वीड़ा तथा 1928 ईस्वी में पल्लव नामक जो कविता संग्रह थे वो प्रकाशित हुए। इन्होंने रूपाभा नामक पत्रिका का संपादन कार्य भी संभाला। और जब ये अरविंद घोष जी से मिले तो उनसे मिलने के बाद उनके दर्शन से ये बहुत प्रभावित हुए और अपनी रचनाओं में अरविंद जी के दर्शन को भी पिरो दिया। और कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर इन्हें सोवियत पुरस्कार तथा चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर मैंने वो सब लिख दिया है, आप बारीकी से तैयार कर लेंगे। प्रमुख रचनाओं में आप डालेंगे वीड़ा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, पल्लवी और या पल्लवनी भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, उत्तरा, युगवाड़ी, युगांत और ग्राम्या, ये हो गई इनकी प्रमुख रचना। एक बार जरूर इसको याद कर लेंगे। एक ट्रिक है तो ध्यान से सुनना, क्या ट्रिक है। इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। जो पहले अक्षर हैं वी इसकी और इसका ग्रा, विग्र पगुम पल, ठीक है। विग्र पगुम पल यानी
विग्र विसे वीणा, ग्रा से ग्रंथ, पा से पल्लव और गु से गुंजन, विग्र पगुम पल, स्वर्ण स्वर्ण और उत्तरा यू ग्रा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पता चले आप ट्रिक याद कर रहे हैं, ट्रिक तो याद हो गई लेकिन इस ट्रिक के ज़रिए ये याद नहीं कर पाए, इसलिए ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, जो आपको याद करना है उसे याद करिए। तो ये हमारे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले साहित्यिक पर्चे हैं। सिर्फ आपको 4 ही तैयार कर लेने हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ इतने में से ही फंस जाएगा। अब चलिए हम समझ लेते हैं हमारी जो महत्वपूर्ण कहानी है उनके बारे में। सबसे पहली जो हमारी कहानी है पंचलाइट, इसको आपको ध्यानपूर्वक याद कर लेना है। इसके चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं मुख्य कैरेक्टर वगैरह कौन कौन से हैं। तो अगर हीरो की बात करें या इसमें जिस पे ज़्यादा फोकस किया गया है वो गोधन है, और गोधन की जो प्रेमिका है वो मुनरी है, यानी गोधन मुनरी से प्रेम करता है, मुनरी गोधन से प्रेम करती है। तो आप समझ रहे हैं ये दोनों क्या बहू की बहू का यहाँ पर हैं। सरदार जी क्या है भाई, पंच हैं एक, वो सरदार जी हैं, वहीं ये पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। और पंचलाइट के लेखक कौन है, ये कभी कभी MCQ में पूछ भी लेता है। और आप जब इसका सारांश वगैरह और जब आप उद्देश्य लिख रहे होंगे तो आपको ये याद रखना होगा कि पंचलाइट के लेखक कौन हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 कहानी बताऊंगा, 2 अगर आप तैयार कर लेंगे तो समझ लीजिए यहाँ से आपके अंक जो है वो पक्के हो गए। और यहाँ से गुलरी एक काकी हैं, जो गुलरी काकी हैं वो किसकी हैं, मुनरी की माँ है भाई। गुलरी काकी क्या है, मुनरी की माँ है। और मुनरी की जो सहेली है वो कनेली है। और रामनवमी का मेला है, सभी लोग पंच जो हैं वो एक पंचलाइट खरीद के लाते हैं, और वहीं गांव के लोग देखने के लिए आते हैं। वहाँ पर पंचलाइट जलाने को कोई जानता नहीं है, और गोधन जला देता है। और गोधन को पहले बिरादरी से लोग निकाल के रखते हैं, क्योंकि गोधन मुनरी के घर के पास से सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता था। तो वो शिकायत गुलरी काकी ने कर रखी थी। तो यहाँ पर हमने सारांश वगैरह प्रॉपर तरीके से लिख रखा है, चलिए समझते हैं। तो सारांश को किस तरीके से आपको पढ़ना है, पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेड्डी जी द्वारा लिखी गई एक आंचलिक कहानी है। इसका सारांश पूछे या थोड़ा कथावस्तु पूछे तब भी आप यहीं लिख देंगे, इसके लिए कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेड्डी जी द्वारा लिखी गई एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। इस गांव में एक गोधन नाम का लड़का है, जो गांव की एक मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। मुनरी की जो माँ थी गुलरी काकी, उन्होंने गोधन की शिकायत कर दी थी पंचों से। क्यों शिकायत करती थी, क्योंकि जब भी वह गोधन उनके घर के सामने से गुजरता तो वो सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता था, इसलिए शिकायत कर दी थी। इस कारण गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। किसे निकाल रखा है, गोधन को। जैसे ही शिकायत मिली तो सरपंच ने उसे बिरादरी से निकाल दिया। एक दिन रामनवमी के मेले से गांव के सभी लोग गांव वाले एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। क्या खरीद कर लाते हैं, पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। और जो पैसे बचे उससे पूजा की सामग्री लाते हैं। सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। क्यों उत्सुक थे, क्योंकि दूसरे जो, अब यहाँ पर थोड़ा ये भी ध्यान देना है कि जब भी पंच वगैरह थे वो टोले गांव में अपने अपने मोहल्ले के हिसाब से बटे थे। तो यहाँ पर भी बटे थे, लेकिन दूसरे मोहल्ले में पंचलाइट थी, यहाँ पे मोहल्ले में पंचलाइट नहीं थी। और एक दूसरे से इतना जलते थे कि दूसरे की पंचलाइट देखने भी नहीं जाते थे। अगर अपने मोहल्ले में है तो काम ठीक है, नहीं है तो नहीं है, उनसे हमें पूछना भी नहीं, मांगना भी नहीं, भले हम यहाँ पर अंधेरे में ही रह लें। तो ये ऐसा ही कुछ इनके साथ भी होता है। तो जैसे ही इनके जो मोहल्ले में पंच लाइट आती है तो देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं, सभी लोग देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं। लेकिन समस्या यह उठती है कि पंच लाइट आखिर जलाएगा कौन। अब पंच लाइट तो ले आए हैं और जलाना किसी को आता नहीं है, क्योंकि सीधे साधे लोग उसे जलाना नहीं जानते थे। मुनरी को पता था, सीधे साधे लोग जलाना नहीं जानते थे। मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। मुनरी जो थी, क्योंकि मुनरी गोधन की प्रेमिका थी, तो मुनरी को पता था गोधन जो है वो पंचलाइट जलाना जानता है। वह बड़ी चतुराई से अपनी सहेली कनेली के माध्यम से यह बात पंच तक पहुंचा देती है। जो मुनरी है वो अपनी सहेली से सहेली उसकी जो है कनेली, उससे कहती है कि गोधन जो है पंचलाइट जलाना जानता है और तुम यह बात जाकर पंच को बता दो। तो जो कनेली है वो जाती है पंच को बता देती है जो बात है कि भाई गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। तो पंच, एक शर्त हो जाती है वहाँ पर, पंच गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल होने के लिए मान जाते हैं। पंच कहते हैं अगर गोधन
पंच लाइट जला देता है तो हमारी जो नाक कट रही है वो बच जाएगी, और अगर जला देगा तो हम उसको पुनः बिरादरी में शामिल कर लेंगे। अभी तक उसे बिरादरी से निकाल रखा है, क्योंकि वह पंच जो गोधन है वो जब भी मुनरी के घर के सामने से गुजरता था तो सिनेमा का गाना गाता था, इसीलिए निकाल रखा है। और अब वो कहते हैं कि अगर वो पंच लाइट जला देता है तो उसे पुनः बिरादरी में शामिल कर लेंगे। और गोधन आता है और गोधन आने के बाद गोधन पंच लाइट को जला देता है। गोधन क्या कर देता है भाई, पंच लाइट जला देता है। तो जैसे पंच लाइट जलाता है, मुनरी की माँ गुलरी काकी काफ़ी प्रसन्न होती हैं और गोधन को शाम के भोजन पर भी आमंत्रित करती हैं। अब मुनरी की माँ गुलरी काकी ने ही पहले शिकायत की थी कि जो गोधन है, पंचों से शिकायत की थी कि गोधन हमारे घर के सामने से गुजरता है, सिनेमा का गाना गाता है। तभी तो गोधन को पंचों ने बिरादरी से निकाल दिया था। अब पंच लाइट जल जाती है तो गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल भी कर लिया जाता है। तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। गुलरी काकी काफ़ी प्रसन्न होती हैं, मुनरी की माँ जो है प्रसन्न होती हैं और गोधन को भोजन के लिए भी आमंत्रित करती हैं, वो भी रात्रि के भोजन के लिए। पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर गोधन से कहते हैं, पंच भी बहुत खुश हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं और गोधन से कहते हैं, तुम्हारे साथ खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना। कहते हैं तुम्हारे साथ जो खून है यानी तुमने जो गलतियाँ की हैं उन्हें माफ़ किया जाता है, खूब गाओ सलीमा का गाना। अब कोई टेंशन नहीं है, अब उसके घर से जाओ, घर में जाओ, सिनेमा गाना गाओ, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि खुद इसकी माँ तुम्हें बुला रही है खाने पर। तो अब जाओ, अब तुम लोगों का टाइम फिक्स यानी सब कुछ पक्का हो गया है। पंचलाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते हैं तथा खुशियां मनाते हैं। ये हो गया इसका सारांश। अगर कथा वस्तु पूछे तब भी आप यही लिख देना, और कुछ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ सारांश ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और सबसे अच्छा है, पढ़ेंगे एक बार में ही समझ में पूरी कहानी आ जाएगी कि इसमें, क्योंकि इसमें दो बौकी बौका हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। बीच में जो बैठा है बिचौलिया वो है पंचलाइट। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए इस कहानी का उद्देश्य समझ लेते हैं। क्योंकि कोई भी कहानी होती है, हम लोग जब बचपन में थे छोटी छोटी कहानियाँ सुनते थे मोबाइल में, तो उसका भी लास्ट में उद्देश्य बताया जाता था। तो यहाँ पर उद्देश्य अगर पूछता है तो किस तरीके से लिखेंगे, तो उद्देश्य यहाँ पर लिखना है आपको, पंचलाइट कहानी श्री फणेश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है। कैसी कहानी है? आंचलिक कहानी है, जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश का अत्यंत सुंदरता के साथ चित्रण किया है। गांव के लोग जाति के आधार पर किस प्रकार विभिन्न टोलियों में बंट जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि सब अपने अपने हिसाब से मोहल्ले में बटे हुए हैं और सभी मोहल्ले के अपने अपने पंच हैं और ईर्ष्या द्वेष की भावना से भरे रहते हैं। बट जाते हैं टोलियों में, विभिन्न जातियों के आधार पर लोग टोलियों में बच जाते हैं गांव में। जैसे यहाँ पर भी देख लीजिए, ये फलाना जात का हो, ढिकाना जात का, इस तरीके से बटे रहते हैं। जब भी आप बोलते हैं पूछते हैं तो फलानी जात का है वो, इस तरीके से बात होती है। तो इसी तरीके से ईर्ष्या द्वेष की जो भावना है उससे भरे रहते हैं। इन सब का बड़ा ही सुंदर और यथार्थ चित्रण एक कहानी में किया गया है। इन सभी का यानी ईर्ष्या द्वेष जात के आधार पे किस लोगों से किस तरीके से बटे हैं और गांव के जो परिवेश है, सुंदरता है, क्या सुंदरता है, किस तरीके का रहन सहन, वो सब इस कहानी में चित्रित किया गया है। इस कहानी में रेणु जी ने प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दी। प्रत्यक्ष रूप से यानी सामने से ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। इस कहानी में क्या कहा गया? ग्राम में सुधार होना चाहिए, यानी ये जो लोग जिस तरीके से बटे हुए हैं अपनी अपनी टोलियों में, ये नहीं होना चाहिए। ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी। ग्रामीण परिवेश का वास्तविक चित्रण ही इस कहानी का उद्देश्य है। ग्रामीण जो परिवेश है इसका वास्तविक चित्रण, यानी ग्राम के लोग, जो गाँव के लोग रहने वाले हैं, उनका किस तरीके से रहते हैं, उनका वास्तविकता में कैसा रहन सहन है, उसका इस कहानी का वही चित्रण किया गया है और वही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य भी है। इसी के साथ रेणु जी ने यह भी सिद्ध किया कि आवश्यकता जो है बड़े से बड़े निषेध को अनावश्यक साबित कर देती है। अगर आपके आवश्यकता है, यानी समय समय पर गधे को भी दादा कहा जाता है, वहीं यहाँ पर आप समझ लीजिए। इसी के साथ रेणु जी ने यह भी सिद्ध किया कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। अर्थात आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े दोष भी हटाए जा सकते हैं। वहीं कहते हैं जब तक आपको काम है तो गधे, जब आपका काम नहीं बन रहा है तो आपको गधे को भी दादा कहना पड़ेगा। तो इसीलिए पंच लोग भी क्या करते हैं, जब उनसे नहीं हो पाता है तो गोधन को आखिर बुलाना करता है, जिसको वो खुद पंच लोग मिलकर बिरादरी से निकाल रखे थे। बाद को उससे से काम करवाते हैं, फिर उससे प्रसन्न भी होते हैं और सब लोग उसी जो पंचलाइट है उसकी रोशनी में कीर्तन भजन करते हैं। तो ये इस कहानी का मुख्य उद्देश्य था।
अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मैं आपको हिंदी की तो आज कंप्लीट करा दूंगा, इसी को तैयार करना है, रात को अपने आप से सेल्फ स्टडी करना है। कल कोई वीडियो नहीं आएगा, अगर आएगा तो शाम को आएगा। फिर उसके बाद से हम कंटिन्यू करेंगे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। इंग्लिश भी मैं कराऊंगा, उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर तो मैं ये लेंदी टॉपिक हैं, बड़े बड़े हिंदी में लिखने होते हैं, इसलिए मैं PDF के ज़रिए करा रहा हूँ। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री आपको बोर्ड पर समझाते हुए कराते हुए चलूँगा, उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलिए हम समझ लेते हैं अगली जो महत्वपूर्ण कहानी है उसके बारे में। अगली जो महत्वपूर्ण कहानी है जिसका नाम है बहादुर। अब बहादुर कहानी के लेखक यहाँ पर लिखे हुए हैं, 2-4 कैरेक्टर हैं, उनको याद रखना है कौन कौन इसमें भाग लिया है, यानी इस कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कौन नाम। तो लेखक है अमरकांत, मुख्य कैरेक्टर बहादुर यानी हीरो आप समझ सकते हैं इसका कौन है, बहादुर। बहादुर के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। लेखक की पत्नी निर्मला देवी का बड़ा बेटा कौन है, किशोर। तो ये आपको कुछ मुख्य कैरेक्टर हैं वो याद रखने हैं। अब इस कहानी का सारांश चलिए समझ लेते हैं। सारांश या कथावस्तु किस तरीके से आप लिखेंगे। कथावस्तु पूछे चाहे सारांश पूछे तो आपको यही लिखना है, उसमें कोई इधर उधर का नहीं लिखना है कि कथावस्तु अलग से तैयार करें। अमरकांत जी द्वारा लिखी गई बहादुर कहानी 12-13 साल के एक नेपाली लड़के की है। अमरकांत जी द्वारा जो लिखी गई बहादुर कहानी है वो 12-13 साल के एक नेपाली लड़के की है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर गांव छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला देवी के यहाँ नौकर रख लिया जाता है। बहादुर एक सच्चा और ईमानदार, अपने काम के प्रति निष्ठावान, हंसमुख बालक है। निर्मला और उसके परिवार के द्वारा बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार किया जाता है, करते हैं, और फिर धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। बहादुर जो है 12-13 साल का एक नेपाली लड़का है और वो अपनी माँ के दुर्व्यवहार, यानी माँ उसकी पीटती थी, मारती थी, इसलिए उनसे तंग आकर गांव छोड़कर शहर चलाता है और शहर आने के बाद निर्मला देवी के यहाँ नौकर रख दिया जाता है। बहादुर एक सच्चा और ईमानदार, नौकरी तो करता है लेकिन बहादुर क्या है, सच्चा है, ईमानदार है, अपने काम के प्रति निष्ठावान है, यानी समय से अपने काम को भी कर लेता है, और हंसमुख बालक है और दूसरे को भी हंसाता रहता है। निर्मला और उसका परिवार पहले तो बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, यानी पहले बहादुर को मानते हैं, सब कुछ उसको खिलाते पिलाते भी रहते हैं, उसकी सेवा सत्कार जो भी करना है। जैसे वो खाना अपने आप नहीं बनाता था, फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, फिर धीरे धीरे वो अपना खाना खुद बनाए, ऐसा धीरे धीरे बर्ताव होने लगा, यानी कठोरता उसकी तरफ बरतने लगी, उससे सारे काम करवाए जाने लगे और उसको बात बात पर डांटना, मारना, पीटना, ये सब उसके साथ होने लगा। निर्मला का बड़ा बेटा, यानी जो गृह स्वामिनी है निर्मला, उनका बड़ा बेटा किशोर जो बहादुर से अपने सारे काम करवाता है और बिना दोष के उसके साथ गाली गलौज भी करता है। निर्मला का जो बड़ा बेटा है किशोर, वो बहादुर से अपने सारे काम करवाता है, जैसे साइकिल साफ़ करना, बैग तैयार करना, होमवर्क वगैरह, ये सब कुछ करवा लेता है वो, फिर भी उसके साथ बिना दोष के गाली गलौज भी करता है। कौन करता है, किशोर। और किसके साथ करता है, बहादुर के साथ गाली गलौज करता है। एक दिन निर्मला के घर रिश्तेदार आते हैं, रिश्तेदार द्वारा 11 रुपये चोरी करने का इल्ज़ाम बहादुर पर लगाया जाता है और पुलिस तक को देने की धमकी दी जाती है, और जबकि बहादुर ने चोरी नहीं की होती है। तो यहाँ पर जब एक दिन क्या होता है कि निर्मला देवी के रिश्तेदार आ जाते हैं, सभी के घर में आ सकते हैं भाई, और रिश्तेदार जब आते हैं तो वो 11 रुपये कहीं रख देते हैं, और 11 रुपये रखने के बाद चोरी का इल्ज़ाम या भूल जाते हैं या समझ नहीं आता है, वो इल्ज़ाम किस पर डाल देते हैं, इल्ज़ाम डालते हैं बहादुर पर। किस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, बहादुर पर। और ये भी कह दिया जाता है बहादुर को, जब इल्ज़ाम लगाया जाता है बहादुर मारते भी हैं, पीटते भी हैं। जो गृह स्वामिनी है वो एक थप्पड़ भी मार देती हैं, जिससे बहादुर को बहुत बुरा लगता है। और बहादुर सोचता है कि अब मेरा इस घर में कोई स्थान नहीं बचा है, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ, और चला भी जाता है। अंततः यहाँ पर लिख भी रखा है मैंने, अभी पढ़ेंगे। तो जैसे ही बहादुर पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, पूछा जाता है बहादुर ने चोरी नहीं की होती तो वो क्या बताए। अगर आपसे ही कोई कह दे कि आपने 5 लोगों का खून किया है तो आप कहाँ से हाँ कर देंगे, और हाँ कर देंगे तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी टाँय फिस कर गई। इसीलिए बहादुर भी कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है, कई बार कहता रहता है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और ये भी कह देते हैं अगर नहीं बताओगे तो पुलिस को दे दिया जाएगा। जबकि बहादुर क्या करता है, बहादुर ने चोरी नहीं की होती है। अंत में क्या होता है, अंत में बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। बहादुर के घर छोड़ जाने के कारण निर्मला और उसका परिवार, जो अब आराम के आदी हो चुके थे, उनको पश्चाताप होता है। अंत में क्या होता है, बहादुर बिना कुछ अपना सामान लेकर जाए, अगर उसने चोरी ही की होती तो वो चोरी क्यों करता भाई, 11 रुपये की चोरी की थी,
की भी होती तो वो क्या करता, अपना सब कुछ सामान इकट्ठा करता, सब कुछ, और तुम्हारे घर का जैसे सामान सब कुछ काम जब वहीं करता था, हर चीज़ उसको पता थी कहाँ पर क्या रखा है, तो पैसे भी चुरा कर जा सकता था। 11 रुपये क्यों चुराता? तो उसने चुराया नहीं थे, अपना सामान भी वो छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगता है, दिल पर उसके चोट लगती है जब वो उसकी गृह स्वामिनी है उसको मारती है। अभी तक गृह स्वामिनी ने नहीं मारा था, डांटती थी और कह भी सुनाती थी, लेकिन पीटा नहीं था। थप्पड़ जिस दिन मार दिया, यानी चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, उसी दिन निर्मला देवी ने उसे थप्पड़ मारा बहादुर को। बहादुर को बहुत बुरा लगता है और सोचता है कि अब इस घर में मेरा स्थान कोई नहीं बचा है, और चला जाता है। अपना जितना भी सामान है, अपनी जितनी सैलरी है जो वहाँ से मिलनी चाहिए, वो सब कुछ छोड़कर चला जाता है। और उसके बाद में होता क्या है, जब भी वो चला जाता है तो निर्मला और उसका जो परिवार है, यानी किशोर और अमरकांत वगैरह जो हैं, इनको बहुत पश्चाताप होता है कि यार अब आ जाए वो बहादुर आ जाए तो हम उसके प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन एक कहावत आती है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई जब पहले उस पे, यानी वहीं कहते हैं कि जब कोई चीज़ पास होती है तो उसकी कदर नहीं होती है, जब दूर चली जाती है तब लोग कहते हैं यार अच्छा आदमी था। आप समझ सकते हैं, कई एग्जाम्पल ऐसे पड़े हुए हैं। तो अंत में बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। बहादुर के घर छोड़ जाने के कारण निर्मला और उसका परिवार जो अब आराम के आदी हो चुके, अब तो वो उनको काम करने का कोई मन नहीं, क्योंकि इतने दिन से तो दूसरा काम करते आ रहा था, तो अब उनका मन नहीं है काम करने का, अब आराम करने का मन करता है। इसीलिए वो पश्चाताप करते हैं, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत भी आप यहाँ पर लिख देंगे। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान कूट कूट कर भरा है, इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें बहुत पसंद है। तो यहीं तक आप लिखेंगे कहानी का सारांश। इतना क्या लिखेंगे, कहानी का आपको सारांश लिख देना। अगर आप चाहते हैं तो जो बहादुर है उसका चरित्र चित्रण भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दो राय वगैरह नहीं। तो चरित्र चित्रण आप किस तरीके से लिखेंगे, चलिए समझ लेते हैं। कुछ पॉइंट आपको लिख देने हैं यहाँ पर, जैसे मैंने लिख रखे हैं। बहादुर का चरित्र चित्रण: छल कपट रहित भोला बालक, छल कपट वगैरह कुछ नहीं है उसके मन में, और भोला भाला बालक है, परिश्रमी है यानी काम बहुत करता है, हंसमुख एवं मृदभाषी है, सच्चा है और ईमानदार है, सहनशील एवं स्वाभिमानी। सहनशील, उसके प्रति जब तक बहुत उसके प्रति दुर्व्यवहार हुए, जैसे मारा पीटा, किशोर भी गाली गलौज किया, और सहता रहा। लेकिन जिस दिन उसको निर्मला देवी ने एक थप्पड़ मारा, चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, तब वह जो है घर छोड़कर चला गया, यानी जो जहाँ पर काम कर रहा था वहाँ से छोड़कर चला गया। और मातृ पितृ भक्त बालक है, यानी माता पिता के खिलाफ कोई भी वर्ड्स नहीं सुन सकता। व्यवहार उसका कुशल था, स्नेही बालक है, स्नेही यानी प्रेम का भूखा बालक, प्रेम के प्रति ज़्यादातर उसका आकर्षण था। तो ये आप लिखेंगे बहादुर के चरित्र चित्रण में। अब देख लेते हैं इस कहानी का उद्देश्य आप किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि किसी न किसी कहानी का कोई ना कोई तो उद्देश्य होता ही है। तो इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देता है। इस कहानी का जो उद्देश्य है, समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देता है। स्वच्छता के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने पर और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके घर छोड़ जाने पर परिवार के सभी लोग पश्चाताप करते हैं और स्वयं को स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। यानी इस कहानी का जो उद्देश्य है वो वर्ग संघर्ष और मानवीय सहानुभूति द्वारा, जो वर्ग संघर्ष लोगों में वर्ग संघर्ष, समाज में जो वर्ग संघर्ष उत्पन्न है उसको मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देता है। शोषिता के प्रति मानवता, यानी जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनके प्रति मानवता का व्यवहार और प्रेम का व्यवहार करने के लिए ऊंच नीच में भेदभाव की जो पड़ी दरारें हैं उनको ये जो उद्देश्य है वो भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। बहादुर भी क्या है, मानवीय स्नेह यानी मानव द्वारा प्रेम किए जाने का भूखा है। और मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके घर छोड़ जाने पर परिवार के सभी लोग पश्चाताप करते हैं, वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकता है। लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है, दोनों का हृदय परिवर्तन। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, लेखक का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, दोनों का हृदय परिवर्तन। दोनों का कैसे, क्योंकि बहादुर जो था वो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है, फिर वहाँ से उसका मन बदल जाता है, फिर वह गांव चला जाता है। और यहाँ पर निर्मला देवी है, वो भी क्या करती हैं, पहले तो बहादुर के प्रति बुरा व्यवहार करती हैं, अच्छा करती हैं, फिर बहादुर के प्रति बुरा व्यवहार करती हैं, फिर उनका मन बदल जाता है
तो वो कहती हैं अब मैं अच्छा व्यवहार करूँगी, अब हम अच्छा व्यवहार करेंगे। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी दोनों इस कहानी का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदय का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूति बनाए रखने का संदेश है। तो ये जो है इसका कहानी का उद्देश्य, ये भी कई बार पूछा हुआ है। तो सिर्फ 2 कहानी आपको तैयार करनी है, इसके बाहर तैयार कुछ भी नहीं करना है कहानी में। तो 2 कहानियाँ तैयार कर लीजिए, सारांश पढ़ लीजिए एक बार आपको उसका उद्देश्य पढ़ लेना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, इतना कठिन भी नहीं है। जैसे ही आप कहानी पढ़ेंगे और कहानी से रिलेटेड उसका उद्देश्य है तो आप उद्देश्य आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब चलिए हम अगला जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में समझ लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है संस्कृत खंड। संस्कृत खंड में हमें कितने गद्यांश पढ़ने हैं, कितने पद्यांश यानी श्लोक पढ़ने हैं, इस सब की टेंशन लोगों को बनी रहती है, यानी बच्चों को बनी रहती है। तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जितने आपको बताऊं उतने ही आप तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका प्रश्न जैसे ही आएगा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद या संदर्भ हिंदी में अनुवाद लिखिए। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। अब किस तरीके से आपको अनुवाद वगैरह करना है सब कुछ समझ में आएगा, और मैंने जो करा रखे हैं जो यहाँ पर मैं आज बताऊँगा उन्हीं को आपको तैयार करना है, इसके बाहर कुछ भी तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, कोई एक करना है, 2 देगा आपको तो सिर्फ एक करना है जो आपको समझ में आए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो लिखा है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पट पत्रकारासीत परमस्य सर्वोच्च गुण जनसेव आसीता यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुखितान् पीड्यमानास्पश्चत् तथैव सा शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविधं सहामंजस मंच। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, मेरी जो संस्कृत है इतना पढ़ने में रुचि नहीं, इसलिए हो सकता है कोई त्रुटि कर जाऊँ, इसलिए आप मुझे क्षमा करना अगर त्रुटि वगैरह हो जाती हैं। अकरोत प्रति प्राणिसेव अस्य स्वभाव अवासित। तो ये जो यहाँ पर, चलिए मैं इस पे इसके की पॉइंट बता दे रहा हूँ, क्योंकि संस्कृत इतना अच्छे से मैं पढ़ नहीं पाता हूँ और पढ़ने में रुचि भी नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ में रुचि होती है उस चीज़ में धीरे धीरे आदमी माहिर हो जाता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे मैं भी इसमें अच्छा हो जाऊँगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पर ये जब आपको दिख जाए, ये जो यहाँ पर संदर्भ किस तरीके से लिखा जाएगा, जब भी आपको ये गद्यांश दिखे तो आपको किस तरीके से पहचानना है। जहाँ पर भी आपको दिख जाए महामना विद्वान या महामना दिख जाए तो समझ जाना महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। ये किससे लिया गया है? महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। जहाँ पर भी आपको महामना दिख जाए तो किससे लिया गया है? महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। तो किस तरीके से इसका संदर्भ लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि इसके लेखक या कवि, यहाँ पर कहानी के जैसे लिखा हुआ है तो आप क्या लेखक इसके कौन है? तो लेखक यहाँ पर नहीं लिखना होता है, ना तो यहाँ पर कहा ही है। तो आपको सिर्फ क्या लिखना है? संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है। तो इसका संस्कृत का जो अनुवाद है वो भी मैंने कर रखा है। यहाँ पर महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु जनसेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते वहाँ शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। प्राणियों की सेवा करना ही इनका क्या था? स्वभाव था। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको बारीकी से तैयार कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं अगला जो हमारा महत्वपूर्ण है, इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए टेंशन तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बार बार याद दिलाता चल रहा हूँ, क्योंकि क्या पता कुछ बच्चे काट कर भी देखने लगते हैं, यहाँ देखा थोड़ा वहाँ देखा, इसलिए मैं बताता हुआ चल रहा हूँ, ताकि अगर काट के भी देख रहे हो तो भी आपको समझ में आ जाए। तो अब चलिए देखते हैं अगला जो हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है उसके बारे में। अगला जो महत्वपूर्ण गद्यांश है वो पंचशील सिद्धांता से है। तो किस तरीके से पहचान लेंगे? तो यहाँ पर जैसे लिख गया, हमें दिख गया शुरुआत में बौद्ध युग है, सिद्धांता भी दिख गया, और यहाँ पर जैसे पंचशील सिद्धांता जब भी आपको ये दिख जाए तो आप ये समझ जाना, जब भी जहाँ भी ये दिख गया, जिस गद्यांश में दिख गया, तो समझ जाना ये किससे लिया गया है? पंचशील सिद्धांता से लिया गया है। किससे लिया गया है? पंचशील सिद्धांता से ये गद्यांश लिया गया है। और यहाँ पर पंचशील सिद्धांत भी लिखे हुए हैं, 5 जो सिद्धांत है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनका भी अनुवाद आपको करना होता है। तो यहाँ पर किस तरीके से अनुवाद किया जाएगा, और सबसे पहले संदर्भ लिखना है। तो सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख रखा है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत में अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि इतना रुचि नहीं है, एक बार आप खुद से पढ़कर ज़रूर देखना जाकर। तो जब भी आप इसका संदर्भ लिखेंगे, अनुवाद यहाँ पर मैंने लिख दिया है, उसको आप पढ़ लेंगे। जब भी आप इसका संदर्भ लिखें, संदर्भ कैसे लिखें? प्रस्तुत श्लोक हमारी
यहाँ पर श्लोक हो गया है, थोड़ा ध्यान देना है। प्रस्तुत श्लोक नहीं, प्रस्तुत यहाँ पर लिखना है आपको प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर गद्यांश ही दे रखा है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है, ये गद्यांश है, आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, ये गद्यांश है, ये श्लोक नहीं है। अगर श्लोक होता तो हम यहाँ पर श्लोक लिखते। तो यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से उद्धृत है। फिर उसके बाद में आप अनुवाद करना करेंगे। बौद्ध काल में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर मैत्री एवं सहयोग के कारण तथा विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार करके ही चीन देश के साथ भारत की मित्रता हुई थी, क्योंकि दोनों ही राष्ट्र बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं। आधुनिक जगत में पंचशील के सिद्धांतों ने नव राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया है तथा वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। यहाँ पर ये पंचशील सिद्धांत लिखे हुए हैं, आप इसको बारीकी से एक बार पढ़ ज़रूर लेना, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो हो सकता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप अपने आप से भी थोड़ा बहुत तो एफर्ट करेंगे ही, क्योंकि पेपर भी आपको ही देना है। अगर अपनी तरफ से समझेंगे तो ये समझ लीजिए आपका प्लस पॉइंट है। एक बार यहाँ पर पता चल गया कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, अपने आप से पढ़ लिए तो समझ भी आ गया। अब चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण श्लोक कौन कौन से हैं। श्लोक आपको टोटल 3 तैयार करने हैं और गद्यांश आपको सिर्फ 2 तैयार करने हैं। 3 कौन कौन से हैं श्लोक? तो सबसे पहला जो यहाँ पर श्लोक हमारा लिखा हुआ है, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्यजेतादृशम मित्र विस्कुंभम पयोमुजम। तो ये जो आपका श्लोक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आप जब भी आप इसको किस तरीके से लिखें, जहाँ पर भी ये श्लोक दिखता है समझ जाना ये संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि पाठ से लिया गया है। जब इसका आप संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि पाठ से उद्धृत है। अनुवाद कैसे लिखेंगे? पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, यानी प्रत्यक्षे कार्य हंतारम, प्रत्यक्षे कार्य हतारम। तो पीछे यानी पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, सम्मुख प्रिय मीठा बोलने वाले, प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम। प्रत्यक्षे यानी सामने, प्रिय यानी मीठा, वादिनम यानी बोलने वाले। प्रत्यक्षे यानी सम्मुख मीठा बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा आवाज़ बाहर से आ रही, क्योंकि बच्चे थोड़ा हमारा परिवार बड़ा है, इसलिए बच्चे आवाज़ कर रहे हैं। उसके लिए थोड़ा बहुत आप सोचना कि समझ लीजिए आपके ही जैसे आपके छोटे भाई बहन यहाँ पर टहल रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, और हिंदी अनुवाद आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझना है। एक बार पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। प्रत्यक्षे कार्य परोक्षे कार्य हंतारम, यानी पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले और सम्मुख मीठा बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे घड़े, यानी विष के घड़े भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। यानी अंदर विष में आप मान लीजिए जो घड़ा है ऊपर सिर्फ दूध है, नीचे उसके क्या भरा हुआ है, विष भरा हुआ है। तो ये आपका महत्वपूर्ण हो गया श्लोक। अगला जो श्लोक है, अगला है सुखार्थना कुतो विद्या सुखार्थनम सुखार्थी व तजेत विद्याम विद्यार्थी व तजेत सुखम। ये जो आप है या आप अपने जीवन में भी उतार सकते हैं, क्योंकि आप अभी विद्यार्थी हैं। हम सभी भी अभी क्या हैं, विद्यार्थी ही हैं, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद ही आपको समझा रहा हूँ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, विद्या ग्रहण कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ कुछ। तो यहाँ पर आप इसका संदर्भ किस तरीके से लिखेंगे, जब भी आपको ये दिख जाए तो आप समझ जाना ये सुभाषित रत्नानि पाठ से उद्धृत हैं। तीनों जो मैं आपको बताऊंगा सुभाषित रत्नानि पाठ से हैं, तो ये आपको दिख जाए तो समझ जाना सुभाषित रत्नानि पाठ नामक जो पाठ है उससे उद्धृत हैं। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका अनुवाद किस तरीके से करेंगे, यानी सुखार्थिनों कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, अथवा विद्या चाहने वाले को सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। आशय है यहाँ पर कि जैसे जो भी
विद्यार्थी हैं अगर सुख चाहते हैं तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाइए 10-10 घंटे रील देखिए, पढ़ने की कोई नहीं है। आप टहलिए जाकर गांव में, इधर चौराहे उधर चौराहे, बस क्या दिक्कत है। सुख आपको मिलेगा, विद्या नहीं मिलेगी। अगर आप विद्या चाहते हैं तो ये चौराहे गली थोड़ा बहुत सुख को भी अवॉइड करना पड़ेगा। इस वक्त आप जानते हैं शादी ब्याह भी चल रहे हैं। अगर आपको विद्या चाहिए तो शादी विवाह भी हटाइए और पढ़िए ध्यान से, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तभी आपको विद्या अच्छी मिलेगी। आशा है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है। आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं तो आप बड़े कष्ट कर रहे हैं, कष्टों के साथ ही विद्या ग्रहण होती है। अगर आप सोचिए कि आप पर कष्ट नहीं है तो आप विद्या ग्रहण नहीं कर रहे हैं, और थोड़ा कष्ट में विद्या ग्रहण ही होती है। इसलिए जो सुख की कामना वाले हैं उन्हें विद्यार्जन की आशा छोड़ देनी चाहिए, और विद्या अर्जित करना चाहते हैं तो सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। तो ये आप इसका लिखेंगे, संस्कृत का जो अनुवाद है वो, और अनुवाद लिखने के बाद आप समाप्त कर देंगे जो बता रहा हूँ श्लोक। अगर आप 3 श्लोक तैयार कर लेते हैं श्लोक से बाहर, यहीं तीनों में से फंस जाएगा, इतने ही मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगला जो हमारा है श्लोक, न चोरहारम न राज्यहारम न भ्रात भाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धित एवं नित्य निधा विद्याधनम सर्वप्रधानम। यहाँ पर कह रहा है ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भ्रात यानी भाई, भाज्य यानी बांट सकता है, और ना च भारकारी, और ना ही भारकारी यानी वजन है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी आपको ये श्लोक आ जाए, दिख जाए, तो समझ जाना ये किससे लिया गया है, सुभाषित रत्नानि पाठ से लिया गया है। तो संदर्भ में हम क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। यहाँ पर मैंने कहा 3 ही बताऊंगा, और तीनों कहाँ से, सुभाषित रत्नानि पाठ से। तो संदर्भ तीनों का यही है, आप बारीकी से समझते हुए चलेंगे। अब इसका अनुवाद किस तरीके से लिखेंगे, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, इसे ना तो चोर चुरा सकता है, और ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, और ना तो यह बोझ बनता है। विद्या जो है उसे ना तो कोई चुरा सकता है, और ना ही राजा छीन सकता है, ना ही भाई बांट सकता है, और ना तो ये बोझ बनता है। और ये जो विद्या रूपी धन है सभी में क्या है, सर्वप्रथम यानी सभी धनों में प्रधान है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अन्य संपदाओं या संप्रदायों की भांति विद्या रूपी धन घटने वाला नहीं है। यानी जो आपके और जो आपके पास है, आपके पास संप्रदाय वगैरह है, वो सब आपका घट जाएगा, लेकिन कभी भी विद्या घटेगी नहीं, या खर्च किए जाने पर और भी बढ़ती है। अगर आप, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया, अगर आप दूसरे को समझाएंगे तो समझ लीजिए आप घट नहीं रहे, खर्च कर रहे हैं, तो आपका और भी इस पर पकड़ अच्छी होगी, आपका और भी समझाने का तरीका, पढ़ने का, याद करने, सब कुछ आपका मजबूत हो जाएगा। यहाँ पर आप जितना विद्या को खर्च करेंगे, समझ लीजिए विद्या जितना खर्च करेंगे उतना ही और बढ़ेगी, कभी भी घटती नहीं है। तो ये 3 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले श्लोक हैं, इनको भी आप बारीकी से तैयार कर लेंगे, और संस्कृत खंड में 14 अंक पक्के कर लेंगे। यहाँ से कितने अंक आते हैं, 14 अंक आते हैं। तो आप सोच सकते हैं सिर्फ 5 आपको तैयार करने हैं, 2 गद्यांश और 3 श्लोक, 5 से आप 14 अंक आराम से तैयार कर सकते हैं, और यहाँ पर ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, इनको आप बारीकी से तैयार भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं अगले जो हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में। अगला जहाँ से टॉपिक आया है वो है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर यानी व्याकरण से सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, तो 50 टोटल लेकर आया हूँ, 50 आपको तैयार कर लेने हैं। वाक्य आपको खुद से प्रयोग करना है, मैं अर्थ बताते हुए चल रहा हूँ। वाक्य आप बनाकर कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं जो मैं बताऊँगा वहीं आपको करना है। आपको बस ऐसा मैच करा देना है कि जैसे अंधों में काना राजा, मोहित अंधों में काना राजा है, यानी मूर्खों में थोड़ा बहुत ज्ञानी ही श्रेष्ठ होता है। अंधों में काना राजा है, मूर्खों में थोड़ा बहुत ज्ञानी ही श्रेष्ठ होता है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक परेशानी से निकलकर दूसरी परेशानी में फंस जाना। आँखों का तारा बहुत बहुत प्यारा या प्रिय होना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति बड़े काम नहीं कर सकता। अब आप सोच सकते हैं कि मैं अकेले इस आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, तो समझ लीजिए कहावत मेरे साथ भी यही आ रही कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन जो अकेला चना भाड़ फोड़ दिया तो समझ लीजिए वो उसने बहुत मेहनत की है। तो अब चलिए आगे जो हमारे महत्वपूर्ण मुहावरे हैं उनको समझते हैं। अगला है अपना उल्लू सीधा करना, यानी केवल अपना स्वार्थ देखना या अपना काम निकालना। अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए यानी अल्प ज्ञान अधिक दिखावा करता है। जिसके पास ज्ञान कम होता है वो दिखावा अधिक करता है।
अगला जो हमारा महत्वपूर्ण है वो है ऊँट के मुँह में जीरा। ऊँट के मुँह में जीरा, ज़रूरत से बहुत कम। यानी आपकी ज़रूरत है 1 रोटी की, आपको दिया जाए 2 का, यानी आपको 1 कौर रोटी दिया जाए तो आप क्या करेंगे? यानी ऊँट के मुँह में सिर्फ जीरा ही आया। ईद का चाँद होना यानी बहुत कम दिखाई देना या कई दिनों बाद दिखाई देना, क्योंकि ईद का चाँद कई दिनों बाद दिखाई देता है, यानी बहुत कम भी दिखाई देता है। तो आप जो अर्थ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। वाक्य आपको खुद से प्रयोग करने हैं। अगला है कलेजा मुँह में आना। कलेजा मुँह में आना यानी बहुत डर या घबराहट होना। खून का घूंट पीना यानी क्रोध को शांत करना। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। असफल होने पर व्यर्थ क्रोध करना। अब जैसे मान लीजिए कई बच्चे हैं, कोशिश कर रहे होंगे पढ़ने की, नहीं पढ़ पा रहे हैं, फिर उसके बाद में जैसे ही अगर कोई दिक्कत होगी तो ये असफल हो गए, तो व्यर्थ है क्रोध करना। क्या भाई, अब अपने आप पर भी क्रोध करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसलिए अभी टाइम है, पढ़िए ध्यान से, ताकि लोग भी आप पर उंगलियां ना उठा सकें। फिर अगला है गुड़ गोबर करना, अच्छे काम को खराब करना। अगर आपने नहीं ढंग से पढ़ा तो समझ लिए पिताजी कहेंगे सब गुड़ गोबर कर दिया तूने, यानी अच्छे काम को खराब कर दिया। घर का भेदी लंका ढाहे, अपने द्वारा ही नुकसान होना, अपने द्वारा ही नुकसान होना। चांदी काटना यानी खूब लाभ कमाना। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी व्यक्ति अपनी गलती से डरा रहता है। एक बार इनको आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ लेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, बस आपको एक बार तैयार ज़रूर कर लेना है, याद कर लेना है। दाल में कुछ काला होना यानी कुछ गड़बड़ होना या कोई गड़बड़ होना। अगला यहाँ पर जो हमारा महत्वपूर्ण है, दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के भी कान होते हैं यानी गुप्त बातें भी बाहर फैल सकते हैं। नाक कटाना यानी अपमान होना, नाक कटना यानी अपमान होना। पानी पानी होना यानी बहुत शर्मिंदा होना। पानी पानी सिर के ऊपर से गुजरना, बहुत बेशरम होना। यानी पानी सिर के ऊपर से जो गुजरा तो समझ लीजिए जो गुजार दिया है, यानी जो बातें कह रहा है वो बहुत शर्मिंदा है। ठीक है, अगला बेशरम है। अगला है फूंक फूंक कर कदम रखना, बहुत सावधानी से काम करना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अज्ञानी व्यक्ति को किसी वस्तु की सही कीमत नहीं पता होती। अगला है बाल की खाल निकालना, यानी छोटी छोटी बातों में उलझना। बीती ताही बिसार दे यानी बीते हुए समय को भूल जाना। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो मुहावरे हैं इनको ध्यानपूर्वक आपको समझते हुए चलना है। अगला है महंगी मूंछों पर हाथ फेरना, यानी बड़ी शान दिखाना। लोहा गर्म हो तो चोट करो, यानी समय पर ही कार्य करना चाहिए। अभी आप लोग समझ लीजिए लोहे की बात है और आपको गर्म किया जा रहा है। जैसे ही कल यानी 24 फरवरी आएगा, फिर आपको 2 बजे के बाद में आपके ऊपर चोट पड़ेगी। तब आप देखते हैं कौन सा नया रूप लेकर सामने आते हैं। आप धीरे धीरे लिखते हैं या बहुत तेज़ लिखते हैं, ऐसे स्पीड रखिए कि सामने वाला भी डर जाए, अरे भाई क्या देख लिया, यो का है। हाँ, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, बिना नुकसान किए समस्या का हल निकालना। लोग करते रह जाएं और आप करके चले आएं, या आप करने के बाद वहीं पर चेक करने लग जाएं, बैठ जाएं आराम से, लोगों को देखें कि लोग क्या कर रहे हैं या नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे नकल करने का टाइम तो देगा नहीं, टाइम तो वैसे भी नहीं, नकल कर ही नहीं पाएंगे। अगला है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। अगला क्या है, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, यानी काम शुरू करते ही समस्या आना। काम शुरू करते ही समस्या आना। अभी थोड़ा मेरा गला भी बैठने लगा है तो आप थोड़ा मैनेज करना। अगला है सुई में से हाथी निकालना। सुई में से हाथी निकालना यानी असंभव कार्य को संभव बनाना। अगला है हाथ मलते रह जाना, यानी पछताना या असहाय होना। पछताना या असहाय होना। अब देख लेते हैं लोकोक्तियाँ, 50 ही बताऊंगा, 50 में से ही फंस जाएंगे। अधजल गगरी छलका जाए, कुछ रिपीट हो रहे हैं उनको ध्यान देना है। अल्प ज्ञान अधिक दिखावा करता है। अधिकारों से कर्तव्य महान होते हैं, यानी अधिकारों से पहले कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आधी छोड़ी पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे, ये कहावत है। लोकोक्तियाँ वही यानी कहावत। लालच करने से जो है वह भी चला जाता है। लालच अगर किया जो तुम्हारे पास है तो वो भी चला जाएगा। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति बड़े काम नहीं कर सकता। अगला यहाँ पर है अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ क्या लग जाना, बटेर लग जाना। अचानक बड़ा लाभ होना। ऊंची दुकान फीके पकवान, बाहर से अच्छा दिखने वाला चीज़ भीतर से बेकार हो सकती है। एक अनार 100 बीमार, साधन कम और चाहने वाले अधिक। एक अनार 100 बीमार। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी बहुत बड़े और छोटे का मेल ना होना। बहुत बड़े और छोटे का मेल ना होना, यानी कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली।
खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर 12 आना। गिलास तोड़ा 12 आना, बिना कारण नुकसान करना। हाँ, बिना कारण नुकसान करना यानी आपके, अब जैसे है आपका दोस्त कहीं जा रहा है, आप गए एक थप्पड़ जड़ दिए, कोई कारण नहीं है, यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जाने वहीं जानते हैं जिसकी बंदरिया उसी से नाचती है। शक्तिशाली व्यक्ति का ही अधिकार होता है, यानी जिसकी लाठी उसी की भैंस। जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ इच्छा होती है वहाँ रास्ता मिल जाता है। तो जहाँ पर आपकी इच्छा होगी वहाँ कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। जो बोओगे वहीं काटोगे, जीवन है क्या फल कर्मों का, एक गाना भी है, आपको आपने सुना होगा। तो जो बोओगे, इस वक्त आप बो रहे हैं, अब काटेंगे कब, जब आपके सब कुछ पेपर हो जाएंगे। अभी जब एग्ज़ाम में जाएंगे, बो कर आएंगे, फिर फसलें आप काटेंगे एग्ज़ाम के बाद। जब रिजल्ट खुलेगा तब आपकी फसलें कट के आपके सामने आएंगी कि कितना पैदा हुआ, कितना चला गया, कौन सी फसल ही बर्बाद हो गई, यानी कौन सा पेपर में हम रद्द हो गए। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो जितना लिखोगे उसी के हिसाब से नंबर मिलेंगे। लिखकर बहुत आना है, बहुत मतलब ये नहीं है कि कहानी बनाकर लिख दिए। जो है आपको टू द पॉइंट वहीं लिख कर आना है, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। चोरी और सीनाजोरी, गलत काम करके भी ठीक बने रहना। दूध का जल छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, यानी नुकसान झेलने वाला व्यक्ति सतर्क हो जाता है। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरों को दोष देना। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, यानी बुरे कर्म करने के बाद अच्छाई का दिखावा करना। अगला जो हमारा है, पल में तोला पल में मासा, यानी स्वभाव में बहुत जल्दी परिवर्तन होना, यानी अचानक से वक्त बदल दिया, जज्बात बदलती है। यहीं पल में तोला पल में मासा। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, बुरे कर्म से अच्छा परिणाम नहीं हो सकता। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और। दिखावा कुछ और, हकीकत कुछ और। बाहर से दिखने वाली खूबसूरत चीज़ अंदर से इतना खूबसूरत नहीं होती है, तो आप ये समझ सकते हैं। अगला है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक मछली क्या है, सारे तालाब को गंदा करती है। एक बुरा व्यक्ति पूरे समूह का नाम खराब कर सकता है। अगर आप सोचिए कि आपके आसपास के लोग में से कोई अगर एक कोई ऐसा काम कर जाए जो बहुत ही गलत हो या समाज के लिए गलत हो, तो समझ लीजिए आप भी वहाँ पर पिस रहे हैं। कोई ना कोई आपको भी वैसा सोच रहा है, क्योंकि एक मछली तालाब को गंदा करती है, एक बुरा व्यक्ति पूरे समूह का नाम खराब कर सकता है। मन में सोचेंगे, सामने से कोई नहीं कहता है। तो ये 50 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं, इनको आप बारीकी से तैयार कर लेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अभी मैं लास्ट में बताऊंगा। पीडीएफ के लिए वेट कीजिए, सब कुछ मिलेगा, पहले समझते हुए चलिए। अब चलिए देखते हैं अगले जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में। अगला टॉपिक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब यहाँ पर अनेक शब्द लिखे होंगे, उसका एक शब्द लिखना है। किस तरीके से वाक्य आएंगे, जैसे लिखा है, जो मरने वाला हो यानी मृत, जो ना मरने वाला हो उसे क्या कहते हैं, अमर। जो हमेशा के लिए हो, मरने वाला नहीं, जो हमेशा के लिए हो उसे क्या कहते हैं, शाश्वत। जो पढ़ा ना गया हो उसे बोलते हैं अपठित। अपठित यानी बिना पढ़ा हुआ। जो देखने में सुंदर हो उसे मनोहर बोलते हैं। जो सब जगह हो उसे सर्वव्यापी बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं जी, उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। अब अगला देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगला है, जो आसानी से पच जाए उसे सुपाच्य, जो आसानी से ना पचे उसे कुपाच्य बोलते हैं। जिसे जीतना कठिन हो उसे दुर्जेय, जो कभी नहीं हारता हो उसे अजेय, जो त्याग दिया गया हो उसे परित्यक्त, और जिसे खाया ना जा सके उसे अखाद्य, और जो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य बोलते हैं। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे अकाल्पनिक या अकाल्पनीय, जिसे नियंत्रित ना किया जा सके अनियंत्रित, जिसे नियंत्रित ना किया जा सके उसे अनियंत्रित बोलते हैं। 25 ही आपको बताऊंगा, 25 ही आप तैयार कर लेंगे तो इसी में से फंस जाएगा। जो मनुष्यों का हित करता हो मानवतावादी, जो रात में चमकता हो उसे
निशाचर, उसे क्या बोलते हैं, रात को चमकता हो उसे निशाचर। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं चंद्रमा, ठीक है, क्या है, चंद्रमा। जो रात में निकलता हो, चमकता नहीं, निकलता हो उसे निशाचर, जो रात में चमकता हो चंद्रमा। जो बहुत बूढ़ा हो गया हो जर्जर, जो कुछ देर पहले हुआ हो तत्कालिक, और जो जीवन में एक बार ही हो उसे अद्वितीय यानी दोबारा नहीं होने वाला। जो दया करने योग्य हो उसे दयनीय, जिसमें विष हो उसे विषैला, जो विचार करने योग्य हो उसे विचारणीय, और जिसकी आयु लंबी हो उसे दीर्घायु बोलते हैं। जिसकी आयु लंबी हो उसे क्या बोलते हैं, दीर्घायु बोलते हैं। तो ये थे 25 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इनको भी आप बारीकी से तैयार कर लेंगे। अगले हैं 25 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले पर्यायवाची, तो इनको आपको बारीकी से तैयार जरूर कर लेना है। सबसे पहला है अग्नि, अग्नि को आग, ज्वाला पावक, अन्न को भोजन खाद्य आहार, असुर को दानव राक्षस निशाचर, असहाय को बेबस लाचार निर्बल, आनंद को खुशी हर्ष उल्लास, इच्छा को कामना अभिलाषा चाह। ये जो मैं इतना जल्दी करा रहा हूँ, जल्दी इसलिए करा रहा हूँ ताकि ये भी रहता है कि कम वीडियो में आप टॉपिक ज़्यादा नहीं कराते हैं, इसलिए मैं जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूं, और अभी जल्दी करने की भी कोशिश है। अगर आपको पढ़ना है ध्यानपूर्वक तो आप PDF डाउनलोड करेंगे, अपने आप से तैयार करते रहेंगे। ईश्वर यानी भगवान, प्रभु परमात्मा, कवि यानी रचनाकार, शायर लेखक, कृष्ण यानी श्याम, कान्हा मुरारी। इन्हें छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में, इन पर्यायवाचियों को तैयार जरूर कर लेना है। जितने मैं आज टॉपिक बताया हूँ हिंदी के लिए, उन सभी को आपको तैयार जरूर कर लेना है। गंगा यानी जानवी, सुचरिता भागीरथी, गुरु आचार्य शिक्षक अध्यापक, चंद्र यानी चांद, शिशु हिमांशु, जल यानी पानी, नीर अम्ब, जीवन यानी जिंदगी, आयु हयात, नारी यानी स्त्री महिला कन्या, पृथ्वी धरती भू धरा, और पुरुष को आदमी नर इंसान, प्रेम को प्यार अनुराग स्नेह भी हम बोलते हैं। तो ये थे 18 हो गए हैं। अब चलिए और जो हमारे बच्चे हैं उनको समझ लेते हैं। अगला है रात, रात को रजनी निशा तमिस्त्रा, और राजा को सम्राट नरेश भूपति, शत्रु को दुश्मन वैरी अरि, सूर्य को रवि दिनकर भानु अर्क भी बोलते हैं, सागर को समुद्र जलधि पयोध, वृक्ष को पेड़ तरुण पादप, और विद्या को शिक्षा ज्ञान सीख। तो ये थे 25 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले पर्यायवाची, इनको आप बारीकी से तैयार जरूर कर लेंगे। अब चलिए समझते हैं अगले टॉपिक के बारे में। हमने यहाँ पर अभी देख लिए हैं 50 MCQ, 2 गद्यांश और पद्यांश, यानी दूसरा जो नंबर है गद्यांश और पद्यांश। साहित्यिक परिचय हमने पढ़ लिया जिनके पढ़ने थे, कहानी पढ़ लिया हमने, संस्कृत खंड हमने पढ़ लिया, मुहावरे पढ़ लिए, लोकोक्तियाँ पढ़ ली, पर्यायवाची पढ़ लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पढ़ लिए। अब बचे हैं 3 टॉपिक। 3 टॉपिक मैं अभी नहीं कराने वाला हूं क्योंकि मैंने अभी ही इनको करा रखा है, इसलिए ये 3 टॉपिक आप जाएंगे वीडियो देखेंगे, वहाँ पर जैसे प्लेलिस्ट बनी है 2 से 4 दिन में हिंदी की तैयारी कैसे करेंगे, उसमें मैंने पत्र बोर्ड पर लिख कर कराया है, इसलिए मैं PDF के ज़रिए तो करा नहीं सकता हूँ। निबंध मैंने बता दिए हैं, करा भी रखे हैं, और रस छंद अलंकार ये सब हाल ही के टॉपिक हैं। 1-2 दिन की वीडियो देखेंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे ही प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे, जाएंगे जैसे चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको पहली ही जो प्लेलिस्ट मिलेगी हिंदी की, उसे चेक करना है, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, और ये वीडियो भी वहीं पर आपको ऐड कर दूंगा। अगर आप अभी तक जैसे मान के चलो बाद को देखते हैं, तब वहाँ से आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो अब बारीकी से आपको 3 टॉपिक थोड़ा यहाँ पर ध्यानपूर्वक तैयार कर लेने हैं। ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, रस छंद अलंकार थोड़ा बड़े टॉपिक हो जाते हैं ये सब, इसलिए इनको अलग अलग एक वीडियो में मैंने करा रखा है। इतने मैंने अभी टॉपिक करा दिए हैं। ये टॉपिक आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, ये भी मैंने आसान भाषा में करा रखे हैं। इनकी PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी चलिए PDF को समझ लेंगे। सबसे पहले आप थोड़ा ध्यान देंगे, ये टॉपिक अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप तैयार ज़रूर कर लेंगे। ये मुझसे वचन दीजिए, आप 100% इन्हें तैयार करेंगे। अगर आप तैयार नहीं करेंगे तो मैं कैसे जानूंगा कि आप यहाँ पर हिंदी के लिए अच्छे खासी तैयारी कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये हिंदी के लिए इतना तो काम कर ही सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में अगर सफल होना है तो कुछ तो कष्ट करने पड़ेंगे। क्योंकि विद्यार्थी के लिए जो सुख है वो सुख नहीं होता है। अगर कष्ट है तो समझ लीजिए आप अच्छी राह पर जा रहे हैं। अब कष्ट का मतलब ये नहीं कहूँ
कर दिया कुछ गलत काम और पिट गए वहाँ से कष्ट, ये तो कष्ट ही कष्ट हैं, ये कभी भी सुख नहीं बदलेगा, सुख में नहीं बदले। तो अभी आपको थोड़े कष्ट करने हैं, थोड़ा आपको तैयार करना है। एक वन शॉट में हमने सभी टॉपिक कंप्लीट कर लिए, बस इनको छोड़ के ये आपको जाकर तैयार ज़रूर कर लेने हैं। अब चलिए समझ लेते हैं आप PDF कहाँ से डाउनलोड करेंगे। PDF के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। टेलीग्राम में जाने के बाद आप सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिख जाएगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से आपको इसकी PDF नहीं मिलती है या आप नहीं ढूंढ पाते हैं, वैसे PDF तो सभी अपलोड कर दिया हूँ, फिर कर दूँगा, क्या टेंशन है, उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टेलीग्राम से नहीं मिलता है तो आप जाएँगे चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहाँ से आपको एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। इस तरीके का एक लिंक दिख रखा है, वहीं स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, इस तरीके का आपको दिख जाएगा। तो यहीं आपको इसी पर क्लिक करना है, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, दिखेगा, इस पर क्लिक कर, जैसे ही क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद तुरंत आप टेलीग्राम में चले जाएंगे और जैसे ही टेलीग्राम में जाएंगे सब कुछ वहाँ पर प्रॉपर तरीके की PDF आपको मिल जाएगी। तो अभी जाइए डाउनलोड कर लीजिए और एग्ज़ाम सेंटर तक याद करते हुए जाएंगे। और आप थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे ही आपका हिंदी का पेपर समाप्त होता है वैसे ही इस वीडियो पर कमेंट करेंगे कि आपके मेरे बताए हुए वहाँ पर कितने क्वेश्चन फंसे थे। आप पूरी ईमानदारी के साथ कमेंट ज़रूर करना। मेरी जुबान थोड़ा लड़खड़ा रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बोलते हुए हो गया है, इतनी लंबी वीडियो मैं नहीं बनाता था, आज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो आपको कमेंट ज़रूर करना है कि कितने क्वेश्चन फंसे थे। मिलते हैं नई वीडियो में 25 तारीख को या 24 को शाम को मिलेंगे, क्योंकि 24 को आपका पेपर है, इसलिए कल कोई भी वीडियो नहीं आएगी। आप प्रॉपर तरीके से पेपर देंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको, सब कुछ समझते हुए चलना है और सबकी मैं PDF अभी डाल दूंगा, जाकर डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, अगर अभी देख रहे हैं पहले ही तो शेयर ज़रूर कर देना ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। क्या पता आपकी वजह से उनके भी थोड़े अंक अच्छे आ जाए, इसलिए आप शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।